Hello everyone, I hope you all are doing great and this session is your चलो मिलकर पढ़े chanting session जहाँ पे हम नर्सिंग फाउंडेशन के जो कोर कंसेप्ट है उनको बस दिमाग में रटने वाले हैं ताकि एग्जाम से पहले सारी चीजें बिल्कुल बाहर से जैसे ही क्वेश्चन आए बिल्कुल जो होता है ना सेकंड में बाहर आ जाए। राइट, सो लेट अस मेक दिस सेशन मोर इंटरेस्टिंग एंड क्विकली रिवाइज करना है। हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट नहीं करने वाले हैं बिकॉज दिस सेशन इज योर एक्सेप्शनल रिविजन सेशन है, तो ये कंसेप्ट वाला सेशन नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ हमें रटने वाली जो जो हमने पढ़ा है, जो कोर कंसेप्ट है वो दिमाग में उनको बार 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 रिपीट करना है। राइट, सो अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मेरे साथ आप चांटिंग वे में रिपीट करते रहिए ताकि दिमाग में बिल्कुल मोती की तरह से हमने माला को पिरो लेना है। राइट, सो लेट अस स्टार्ट दिस नर्सिंग फाउंडेशन सेशन ऑफ वन लाइनर। ये जितना भी कंटेंट है ये आपके पास अगर मास्टर स्ट्रोक वॉल्यूम 1 प्रेजेंट है तो यू विल गेट दिस ऑल द कंटेंट, सारा आपका पीडीएफ वहीं का है। उसी को हम एक अच्छे वन लाइनर फॉर्म में चांट करेंगे एज जितना जल्दी हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ इन्फेक्शन। बेसिक्स ऑफ इन्फेक्शन में हमें याद करना है द लिंक, द बेसिक्स ऑफ इन्फेक्शन के द चेन ऑफ इन्फेक्शन के जो लिंक थे, तो टोटल 6 लिंक थे। लेट अस क्विकली रिवाइज। सबसे पहला इन्फेक्शियस एजेंट, दूसरा रिजर्वायर या सोर्स। यहाँ पे डिफरेंस याद कर लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्वायर एंड सोर्स? Reservoir is the place where they live, multiply and grow, but it can or cannot be the place from where they exit, right? But source is the place from where they exit. ये आपको याद रखना है। रिजर्वायर के बाद आएगा पोर्टल ऑफ एग्जिट, बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद उन्हें व्हीकल चाहिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद दे विल मेक एन एंट्री, पोर्टल ऑफ एंट्री इनटू द ससेप्टेबल होस्ट। राइट, तो रिमेंबर 6 एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द चेन ऑफ इन्फेक्शन, सीक्वेंस में याद रखना है। दूसरा स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन में वी हैव इंक्यूबेशन, एंट्री ऑफ पैथोजेनिक एजेंट टिल द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन एंड सिम्टम, इंक्यूबेशन स्टेज हो गया। उसके बाद प्रोड्रोमल स्टेज आता है। प्रोड्रोमल में जनरल साइन एंड सिम्टम होंगे। फिर जनरल के बाद जब वो इन्फेक्शन आपका स्प्रेड हो गया इतना बॉडी में, नाउ बॉडी विल रिफ्लेक्ट स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम विच इज अपीयरेंस स्टेज ऑफ इलनेस। तो स्टेज ऑफ इलनेस में या एक्यूट इलनेस में स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम होंगे। देन फिर धीरे धीरे अब इतना इन्फेक्शन पीक पे पहुंच गया, नाउ द इन्फेक्शन इज स्टार्ट टू डिक्लाइन। अब धीरे धीरे डिक्लाइन होगा, तो स्टेज ऑफ डिक्लाइन आएगी और रिकवरी में कौन से आ जाएगी? कन्वालेसेंट स्टेज। सो कन्वालेसेंट इज द रिकवरी स्टेज। रिमेंबर इंक्यूबेशन, प्रोड्रोमल, जनरल साइन एंड सिम्टम, देन वी हैव स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम, एक्यूट इलनेस की स्टेज है। फिर उसके बाद साइन एंड सिम्टम नीचे डिक्रीज होना शुरू होंगे, डिक्लाइन होंगे, दैट इज स्टेज ऑफ डिक्लाइन। एंड लास्ट में वी हैव द कन्वालेसेंट स्टेज। किसी भी क्लिनिकल सेटिंग में द मोस्ट और बेस्ट प्रिवेंटेबल इंटरवेंशन और सिंगल लाइन इंटरवेंशन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन in any way, answer is hand hygiene. Remember this. So hand hygiene में the first thing that we need to remember, WHO का movements of hand hygiene, 5 movements of hand hygiene, 2 before 3 after। जल्दी से बताओ। 2 before में number 1 before touching the patient, before any clean or aseptic procedure, then 3 after में आएगा after body fluid exposure, after touching a patient, and last is after touching the patient surrounding, right? So these are the 5 movements of hand hygiene. Excellent. क्विकली हम हैंड हाइजीन का डे याद कर लेते हैं। ऑल यू हैव टू रिमेंबर, यहाँ पे जो आपकी बुक में लिखा है वो 2024 का है, आपको 25 का याद करना है। ग्लोबल हैंड हाइजीन डे अगर छोड़ना चाहो स्किप कर सकते हो, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। हर साल वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे सेलिब्रेट किया जाता है 5th मई को। राइट, एवरी ईयर ऑन 5th मई वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। और इस बार का 2025 का जो थीम है, 2025 का वर्ल्ड हैंड हाइजीन का जो थीम है वो है इट माइट बी द ग्लव्स। इट माइट बी द ग्लव्स बट इट्स ऑलवेज हैंड हाइजीन, ऑलवेज हैंड हाइजीन। सो रिमेंबर, इस बार की थीम में हमने ये क्लियरली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस क्लियर किया है कि ग्लव्स यूज करना, अप्रोप्रिएट पीपी यूज करना, इट इज इंपॉर्टेंट टू मिनिमाइज इन्फेक्शन, बट इट इज ऑलवेज द फर्स्ट इंटरवेंशन इज हैंड हाइजीन। राइट, सो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल हम 5th
मई को जो आपको याद रखना है। 15th October इज द डे फॉर ग्लोबल हैंड वॉशिंग। यू कैन स्किप द थीम, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट वर्ल्ड हैंड हाइजीन की थीम आपने जरूर याद रखनी है। हैंड हाइजीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर पॉइंटर डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड हाइजीन, फ्रिक्शन। सोप एंड वाटर कब यूज करते हैं? व्हेन हैंड्स आर विजिबली सॉइल्ड। टाइम ड्यूरेशन 40 to 60 सेकेंड। नाउ रिमेंबर दिस पॉइंट। अगर सी डिफिसाइल का केस है, जो कि कॉन्टैक्ट बेस्ड प्रिकॉशन में होगा, उस केस में whether your hands are soiled or not visibly soiled, you have to use soap and water, right? Alcohol based hand rub कहाँ यूज करते हैं? When hands are not visibly soiled. Duration is 20 to 30 second. Ideal concentration 70% isopropyl, right? इसमें सर्जिकल स्क्रबिंग की बात करूं तो टाइम ड्यूरेशन फॉर सर्जिकल स्क्रबिंग 5 मिनट। 10 minutes नहीं है, द आइडियल टाइम इज 5 मिनट। The best solution that we can use for surgical scrubbing is 7.5% बीटाडीन solution या फिर 4% chlorhexidine solution। अगर सर्जिकल रबिंग करना है इनसाइड द ओटी तो उसके लिए आपका 0.5% क्लोरहेक्सिडिन प्लस 70% आइसोप्रोपाइल स्किन प्रेप सोल्यूशन, राइट? ये आपको याद रखना है। रूटीन मेथड ऑफ हैंड हाइजीन अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से करेंगे। पॉइंट ऑफ केयर पे हैंड हाइजीन अल्कोहल बेस्ड हैंड रब करेंगे। द बेस्ट मेथड टू ड्राई द हैंड आफ्टर हैंड वॉशिंग इज यूज ऑफ डिस्पोजेबल पेपर टॉवल। ये आपको याद रखना है। मिनिमम स्क्रब टाइम शुड बी 15 to 20 सेकेंड, राइट? एंड दीज आर द वन लाइनर। नाउ लेट्स मूव टू मेडिकल हैंड वॉशिंग। सो मेडिकल हैंड वॉशिंग में आपने याद रखना है, आफ्टर परफॉर्मिंग द मेडिकल हैंड वॉशिंग ऑलवेज रिमेंबर लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड एरिया। सो हैंड्स में जब हम मेडिकल हैंड वॉशिंग कर रहे हैं तो हैंड्स आर कंसिडर टू बी मोर कंटामिनेटेड। तो आपने मेडिकल हैंड वॉशिंग के बाद यू हैव टू कीप योर हैंड्स बिलो द वेस्ट लेवल so that water will move from less contaminated area to more contaminated area. In fact, जब आप हाथ हैंड को वॉश करोगे, वॉश करते टाइम भी आपको अपने हैंड्स कैसे रखने हैं? आपके हैंड बिलो होने चाहिए देन द एल्बो, राइट? इट शुड बी हैंड्स आर बिलो देन एल्बो, so water will move from less to more contaminated area. This you need to remember always, right? So medical hand washing हो गया। then medical hand washing के बाद अगर हम बात करें after washing, hand should be below the waist level, then you have to dry from the fingertip till the wrist area with the disposable paper towel. सर्जिकल हैंड स्क्रबिंग की बात करें, द ड्यूरेशन है 5 मिनट एंड सर्जिकल स्क्रबिंग आप यूजली परफॉर्म करते हो ओटी में, राइट? एंड इसके अंदर जब सर्जिकल स्क्रबिंग करेंगे तो एल्बो इज कंसीडर एज मोर कंटामिनेटेड देन द हैंड, राइट? तो यहाँ पे आप क्या करोगे? लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड एरिया। जब आप वॉश करोगे तो इट शुड बी फ्रॉम लेस टू मोर कंटामिनेटेड एरिया एंड आफ्टर वॉशिंग यू हैव टू कीप योर हैंड्स above the waist level. Remember this point. Next is biomedical waste management, the symbol. So here you can see this is your recycle symbol, right? ये वाला आपका recycling का symbol है. This is biohazard symbol, very important. Then अगर आप और देखो, so this is your cytotoxic symbol. Remember yellow color के biomedical waste bag में या कंटेनर में ये दो सिंबल बने होंगे, तो इट मींस ये हम यहाँ पे साइटोटॉक्सिक वेस्ट को डिस्कार्ड कर रहे हैं, राइट? दिस इज अ सिंबल ऑफ बायोडिग्रेडेबल जिसमें लीफ बनी होगी, दैट इज समथिंग, वो वेस्ट जो एनवायरमेंट का पार्ट हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल। देन जनरल वेस्ट रिमेंबर वी हैव द वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट। वेट वेस्ट ग्रीन में जाएगा, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा हम ब्लू में डालेंगे, राइट? नाउ लेट अस रिवाइज सम गोल्डन पॉइंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। द बैग थिकनेस इज मोर देन इक्वल टू 50 माइक्रोन एंड वेस्ट का जो पूरा बायोमेडिकल वेस्ट का जो प्रोसेस है वो क्या है? वेस्ट जनरेट हुआ, सेग्रीगेट कहाँ हुआ? एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन, जहां आपने जनरेट किया था, राइट? जनरेशन के टाइम पे आपने इमीडिएटली आफ्टर जनरेटिंग द वेस्ट सेग्रीगेट कर लिया। सेग्रीगेशन के बाद आएगा कलेक्शन के बाद प्री ट्रीटमेंट। सारे वेस्ट का प्री ट्रीटमेंट नहीं होगा, सिर्फ येलो कैटेगरी में भी जो माइक्रोबायोलॉजिकल या बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट था उसका होगा प्री ट्रीटमेंट हॉस्पिटल के अंदर, राइट? उसके बाद आपका जो है वेस्ट सारा इंट्राम्यूरल ट्रांसपोर्टेशन होके हॉस्पिटल के पीछे की साइड पे जो स्टोरेज होता है, जो आपका एक आउटस्कर्ट एरिया, वहां पे स्टोर होगा। रिमेंबर, वेस्ट को कभी भी नॉट स्टोर नहीं करना है मोर देन 48 आवर्स। अनट्रीटेड वेस्ट शुड नॉट बी स्टोर फॉर मोर देन 48 आवर, राइट? उसके बाद स्टोरेज के बाद उसे हम बाहर भेजेंगे। कहां पे भेजेंगे? कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, जहां पे उसका फाइनल ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। कॉमन बायोमेडिकल ट्रीटमेंट वेस्ट फैसिलिटी शुड बी विद इन 75 किलोमीटर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ हॉस्पिटल। नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना है।
The final treatment of biomedical waste bag, yellow, which is very very important. So yellow का जो final treatment है, यहाँ पे I want all of you to pay special attention. येलो कलर का जब भी बैग आएगा तो येलो में बहुत सारी कैटेगरी थी. सबसे पहले था ह्यूमन वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट. ये तीनों वेस्ट में जो आपका फाइनल ट्रीटमेंट रहेगा, यू कैन गो विद डीप बरियल या फिर इंसिनरेशन या फिर प्लाज्मा पायरोलाइसिस. तीनों में से कोई भी फाइनल ट्रीटमेंट कर सकते हैं. लेकिन इसके बाद जो येलो कैटेगरी में वेस्ट था, जैसे केमिकल वेस्ट, केमिकल लिक्विड वेस्ट, आपका माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, डिस्कार्डेड मेडिसिन, वो सारा वेस्ट या तो सिर्फ इंसिनरेट होगा या प्लाज्मा पायरोलाइसिस में जाएगा, बट डीप बरियल नहीं कर सकते. सो येलो कलर का जो बायोमेडिकल वेस्ट बैग था, उसके फाइनल ट्रीटमेंट तीन है: डीप बरियल, इंसिनरेशन, प्लाज्मा पायरोलाइसिस. डीप बरियल, आप ये जो पर्टिकुलर तीन वेस्ट मैंने यहां लिखा है, इन्हीं वेस्ट में आप डीप बरियल करोगे, बाकी किसी वेस्ट में डीप बरियल नहीं करना है. राइट. फाइनल ट्रीटमेंट ऑफ रेड बैग, ऑटोक्लेविंग, देन सेंड फॉर रिसाइकलिंग. ब्लू बैग में आपने डिसइंफेक्शन या तो ऑटोक्लेविंग, सेंड फॉर रिसाइकलिंग. व्हाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर जिसमें आप शार्प को डाल रहे हो, उस केस में ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन फॉलोड बाय श्रेडिंग. इंसिनरेशन एंड डीप बरियल में, डीप बरियल में गड्ढा खोदना है जो कि 2 मीटर तक गहरा होना चाहिए, उसे हाफ फिल करना है वेस्ट से, देन उसके ऊपर लाइम, एक तरीके का सॉइल है, वो ऐड करना है, देन कवर कर देना है हमें नॉर्मल सॉइल से. राइट. सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ डीप बरियल. इंसिनरेशन में क्या है? इंसिनरेशन एंड प्लाज्मा पायरोलाइसिस. रिमेंबर, इंसिनरेशन में हम वेस्ट को जला रहे हैं, बर्निंग ऑफ द वेस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर in the presence of oxygen. So incineration is dry heat oxidation process जो आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हो. प्लाज्मा पायरोलाइसिस, इट इज द सेम प्रोसेस बट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज द ओनली चेंबर. इंसिनरेशन में डबल चेंबर होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी. प्राइमरी चेंबर का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस, सेकेंडरी का आपका 1000 ± 50 डिग्री सेल्सियस. जो वहां पे स्टॉक होता है उसकी हाइट 30 मीटर अबव द ग्राउंड होती है. ये इतना आपको याद रखना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्पोजल ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. हेड कवर से शुरू करते हैं, येलो. देन फेस शील्ड या गॉगल रेड में जाएगा. मास्क, सर्जिकल मास्क, N95 रेस्पिरेटर येलो में जाएगा. उसके बाद गाउन, सर्जिकल गाउन, आइसोलेशन गाउन, कवर ऑल सूट विल गो इनटू येलो. राइट. ग्लव्स, वेदर दे आर सॉइल्ड विद ब्लड, दे आर नॉट विजिबली सॉइल्ड विद ब्लड, आपने उसे ग्लव को रेड में ही डिस्कार्ड करना है. राइट. रेड, येलो नहीं करके आना, रेड करके आना. राइट. सो रेड में चला गया हमारा ग्लव्स. देन वी हैव शू कवर. शू कवर आपका जाएगा येलो में. राइट. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट अदर थिंग. कुछ इंपॉर्टेंट आइटम है जो हम कहाँ डिस्कार्ड करें. प्लास्टर कास्ट, ऑलवेज रिमेंबर येलो, आपका सॉइल्ड ड्रेसिंग में जाएगा. प्लेसेंटा, ह्यूमन एनाटॉमिकल पार्ट, येलो. कॉटन ड्रेसिंग येलो, गॉज ड्रेसिंग सॉइल्ड, सारा सॉइल्ड ड्रेसिंग वाला पार्ट, बैंडेज येलो. सॉइल्ड लिनन येलो, केमिकल सोल्यूशन येलो, एक्सपायर्ड मेडिसिन येलो, लाइव वैक्सीन येलो, अल्कोहल स्वैब येलो, पैथोलॉजिकल वेस्ट, ब्लड बैग. नाउ ब्लड बैग में हमेशा याद रखो, डिस्कार्डेड इन येलो, नॉट इन रेड. यूरो बैग रेड में जाएगा. सीवीपी, सारे कैथेटर, सारा ट्यूबिंग्स रेड में जाएगा. फोलीज रेड. देन एनजी ट्यूब रेड. आईवी कैथेटर, आईवी कैथेटर में दो चीजें, जब आप इंसर्ट करते हो स्टिलेट, जब निकाल लोगे वो स्टिलेट पंक्चर प्रूफ में जाएगी. आईवी कैनुला का जो कैथेटर है वो आफ्टर यूज रेड में जाएगा. नाउ बीटी सेट, देयर इज अ स्मॉल कंट्रोवर्सी के बीटी सेट कहाँ जाना चाहिए. आइडियली अगर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ है तो बीटी सेट को आपने भेजना है ब्लड बैंक में, येलो बैग में. लेकिन डिस्कार्ड करना है तो एम्स की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उन्होंने हाईलाइट किया, बीटी सेट शुड बी डिस्कार्डेड इन रेड. आईवी सेट रेड, टीपीएन बैग रेड, ग्लव्स रेड, सिरिंज रेड. वैक्यूटेनर विदाउट ब्लड, राइट, वैक्यूटेनर विदाउट ब्लड, जिसमें ब्लड नहीं है, कंटामिनेट हो गए, रेड. आईवी प्लास्टिक बॉटल रेड में डिस्कार्ड होगा. सो दीज आर सर्टेन. सिरिंजेस रेड में डिस्कार्ड होगी. अगर सिरिंज में ब्लड है तो उस केस में उसे हम येलो में डालेंगे, क्योंकि उसके अंदर ब्लड है, उसे प्री ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे. ऑलवेज रिमेंबर. नाउ अनदर वेरी ब्यूटिफुल इमेज दैट विल हेल्प यू. जैसे यहाँ पे कुछ सैंपल है वाइल्स में और वो सैंपल अब क्लॉट हो गया है, अब आप लैब में नहीं भेज सकते, आपको डिस्कार्ड करना है, तो यू विल बी डिस्कार्डिंग इन येलो. ग्लव्स है ब्लड सॉइल्ड, रेड में ही डिस्कार्ड होगा. N95 रेस्पिरेटर, नॉन रेजिस्टेंस टू ऑयल पार्टिकल, 95% इनकेन फिल्टर आउट, विल बी डिस्कार्डेड इन येलो. दिस इज इम्प्लांट. सो जो भी डिस्कार्डेड इम्प्लांट है वो हम ब्लू में डिस्कार्ड करेंगे. वाइल्स, एम्प्यूल जो एम्प्टी है
जो ब्रोकन है उन्हें हम कहाँ डिस्कार्ड करेंगे, ब्लू में डिस्कार्ड करेंगे, राइट। सो रिमेंबर दिस पॉइंट रिलेटेड टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। नाउ मूव टू नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा द स्टैंडर्ड प्रिकॉशन एंड ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन में तीन टाइप थे, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन बेस्ड, ड्रॉपलेट एंड एयरबॉर्न। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन रिमेंबर मिनिमम या बेसिक लेवल ऑफ प्रिवेंटिव मेजर है जो हम हर पेशेंट में यूज करते हैं रिगार्डलेस उसको एचआईवी है या पॉजिटिव ब्लड बॉर्न पैथोजेनिक एजेंट से एक्सपोज है या नहीं है। सो स्टैंडर्ड इज फॉर ऑल। रिमेंबर एचआईवी का, अब आपको कंफ्यूज करने के लिए दे विल गिव यू दिस एग्जांपल, हेपेटाइटिस का पेशेंट है ABCDE या एचआईवी का पेशेंट है, कौन सी प्रिकॉशन में रखोगे, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस ये है अगर कोई बच्चा है हेपेटाइटिस ए हो रखा है या वो डाइपर्ड है या इनकॉन्टिनेंस पेशेंट है हेपेटाइटिस ए वाला, तो उस केस में आप उसे कॉन्टैक्ट प्लस स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में रखोगे। तो व्हेन यू विल आंसर एनी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बी वेरी केयरफुल। हेपेटाइटिस ए लिखा है, सिंपल वायरल हेपेटाइटिस है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। बट अगर उन्होंने डाइपर्ड या इनकॉन्टिनेंस पेशेंट मेजर कर रखा है जो कि डिपेंडेंट है नर्सिंग असिस्टेंस पे, वेयर यू विल बी हैंडलिंग ऑल द जो भी आप उसका प्रोसीजर केयर कर रहे हो, तो उस केस में आपने कॉन्टैक्ट प्लस स्टैंडर्ड प्रिकॉशन रखना है। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन का निमोनिक यू नीड टू रिमेंबर मिसेस वी, जिसमें सबसे कॉमनली द क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क यू इज मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ओरियस, वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ओरियस, राइट, या फिर आपका क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल हो गया। तो इन केसेस में आपको अपने पेशेंट को कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में रखना है। द मैंडेटरी पीपी जो आपको पहनना ही पहनना है वो क्या होगा, दैट इज ग्लव एंड गाउन, राइट, ग्लव्स एंड गाउन पहनना है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमने प्रोसीजर स्टार्ट कर लिया, पेशेंट कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में केयर दे रहे हैं, केयर खत्म करने के बाद ये पीपी को रिमूव कहाँ करना है, इनसाइड द रूम, इनसाइड द रूम नॉट आउटसाइड, राइट, इनसाइड द रूम डिस्कार्ड डिस्पोज करके डॉफिंग करके फिर आगे करेंगे। ड्रॉपलेट में अगर मैं बात करूं तो कॉमन कंडीशन जो आपको याद रखनी है, स्पाइडरमैन निमोनिक था, सो कंडीशन में आपके पास आ जाएगा sepsis in case of streptococcal pharyngitis, in case of diphtheria, influenza, epiglottitis, meningitis, these pertussis, these are the common condition। TB droplet में नहीं आएगा, TB आपका एयरबोर्न में आएगा। सो रिमेंबर टीबी इज नॉट इन ड्रॉपलेट, टीबी का कंफ्यूजन नहीं रखना। एयरबोर्न सबसे सिंपल निमोनिक MTB, मीजल्स, टीबी एंड वेरिसिला जोस्टर, ये आपको याद रखना है। वेरिसिला हर्पीज जोस्टर में आप कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन भी लेते हो एज कंपेयर इसके साथ साथ एयरबोर्न के साथ साथ, राइट। सो दीज आर द एलिमेंट जो हमें सारे पर्सनल प्रोटेक्टर ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन में करने हैं। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में आपने स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यूज करनी है, गाउन एंड ग्लव और सिंगल रूम इफ इट इज अवेलेबल। अगर सिंगल रूम नहीं होगा तो हम पेशेंट को कोहर्ट आइसोलेशन में रख देंगे, और हमें ये याद रखना है कि दो बेड के बीच में 1 मीटर या 3 फीट का गैप हो विद प्राइवेसी कर्टेन। ड्रॉपलेट में हमने पढ़ना है सर्जिकल मास्क इज मैंडेटरी, बट इसके साथ साथ अगर कोई रिस्क ऑफ एक्सपोजर ऑफ बॉडी फ्लूइड है तो आप फेस शील्ड और गॉगल यू कैन वेयर। एयरबोर्न में मैंडेटरी इज N95 रेस्पिरेटर। नाउ N95 रेस्पिरेटर जो एयरबोर्न कंडीशन में हम पहन रहे हैं, इफ योर पेशेंट इज हैविंग हाईली इंफेक्शियस डिजीज कंडीशन, तो ये रेस्पिरेटर को आप रूम के अंदर नहीं रिमूव करोगे। केयर देने के बाद व्हेन यू एग्जिट द रूम, सिंगल रूम ऑफ द पेशेंट, आइसोलेशन रूम को जब एग्जिट करोगे तब आपने रिमूव करना है रेस्पिरेटर को। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट। रिवर्स आइसोलेशन क्या था, अभी तक हम बैरियर नर्सिंग पढ़ रहे थे। रिवर्स आइसोलेशन, अब हमें पेशेंट को बचाना है कि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो जाए, राइट, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है जिस वजह से उसे रिस्क इन्फेक्शन होने का ज्यादा है। सो आप उस पेशेंट को क्या करोगे, रिवर्स बैरियर नर्सिंग दोगे, पेशेंट को पीपी पहनाओगे, पेशेंट को पॉजिटिव प्रेशर रूम में रखेंगे। नेगेटिव प्रेशर रूम वी कैन यूज फॉर एयरबोर्न प्रिकॉशन कंडीशन, पॉजिटिव प्रेशर रूम वी कैन यूज अंडर रिवर्स आइसोलेशन वेयर योर पेशेंट इज ए रिस्क फॉर डेवलपिंग द इन्फेक्शन, जैसे कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो गए या किसी को ट्रांसप्लांट हुआ है, वो वाले पेशेंट हो गए। एरोसोल जनरेटिंग वो प्रोसीजर होते हैं कि जब आप उन्हें परफॉर्म करते हो तो पेशेंट के जो ड्रॉपलेट न्यूक्लाई निकलते हैं विच इज लेस देन 5 माइक्रोन, दे कैन इजिली इनहेल्ड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर में बोला गया है दैट अगर आप एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर कोई भी कर रहे हो तो आप, अगर इन्फेक्शियस डिजीज कंडीशन है, यूज N95 रेस्पिरेटर, राइट। दीज आर द लिस्ट ऑफ एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर। बेसिकली ये कोविड-19 के टाइम पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया था।
नेक्स्ट इज हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन. सो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन का 3 क्राइटेरिया: द इन्फेक्शन विच इज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन बट ड्यूरिंग द हॉस्पिटल स्टे 48 आवर्स के बाद आपको कोई दूसरा इन्फेक्शन हो गया विच इज नॉट प्रेजेंट एट एडमिशन, उसे बोलेंगे हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन. हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, सब इसी का नाम है. अगर पेशेंट डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज होने के 3 दिन बाद भी उसे इन्फेक्शन हो रहा है, दैट इज ऑल्सो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन. अगर पेशेंट डिस्चार्ज हो गया सर्जरी के बाद, सर्जरी के बाद अगर 30 डेज के अंदर उसे इन्फेक्शन हो जाता है तो वो भी एक हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन है. अगर सर्जरी में कोई भी इम्प्लांट यूज हुआ है, राइट, बॉडी में इम्प्लांट, और इम्प्लांट होने के 90 डेज, विद इन 90 डेज अगर पेशेंट को इन्फेक्शन होता है तो इसे भी आप सर्जिकल साइट इन्फेक्शन विच इज हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन बोलोगे. अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन कौन सा है, दैट इज कॉटी, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. मोस्ट कॉमन एर्गोनिज्म कौन सा है? सो मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्टेफिलोकोकस ऑरियस. ई कोलाई नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप देखो कॉटी में तो ई कोलाई है, वैप में आपका स्यूडोमोनास है, बट स्यूडोमोनास के बाद स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, एसएसआई स्टेफिलोकोकस ऑरियस, क्लेप्शी स्टेफिलोकोकस ऑरियस. सो दिस इज द रीजन मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टेफिलोकोकस ऑरियस. फर्स्ट लाइन इंटरवेंशन, आंख बंद करके हैंड हाइजीन को वोट देंगे हम. देन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में अगर हम ग्लव्स की बात करें, सो ऑलवेज रिमेंबर जब हम ग्लव्स पहनेंगे या रिमूव करेंगे इट हैज टू बी प्रॉपरली, आपने डॉनिंग करना है एंड डॉफिंग करना है टू मिनिमाइज द इन्फेक्शन, राइट. जब आप डॉनिंग करोगे, व्हेन यू आर वेयरिंग द ग्लव्स, द फर्स्ट हैंड दैट यू विल यूज इज, आप डोमिनेंट हैंड में पहले पहनोगे. जब आप रिमूव करोगे आप नॉन डोमिनेंट हैंड से पहले रिमूव करोगे. रिमूवल के टाइम पे विल यूज वन टेक्निक विच इज ग्लव्स टू ग्लव, ग्लव टू ग्लव एंड स्किन टू स्किन. ये टेक्निक आपने यूज करनी है व्हेन यू परफॉर्म डॉफिंग. जब हम डॉफिंग परफॉर्म करेंगे सर्जिकल या फिर डिस्पोजेबल ग्लव्स का, तो ऐसे आपने याद रखना है. देन रेस्पिरेटर में वी ऑल नो, अभी हमने डिस्कस कर लिया, N95 रेस्पिरेटर इज द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटर. रेस्पिरेटर की जब डॉफिंग एंड डॉनिंग करेंगे, नाउ दे कैन आस्क यू दिस, डॉनिंग एंड डॉफिंग में रेस्पिरेटर में अपर स्ट्रैप है एंड लोअर स्ट्रैप है. सबसे पहले रेस्पिरेटर को पकड़ना है. बिफोर यूजिंग यू कैन टच द आउटर पार्ट, राइट. आफ्टर यूजिंग यू कैन नॉट टच दिस आउटर पार्ट बिकॉज हाईली इन्फेक्शियस हो जाएगा. सो जब आप डॉनिंग कर रहे हो, पहन रहे हो, आप पहले उसको रेस्पिरेटर को रखोगे. यू हैव टू मेक श्योर इट शुड कवर योर नोज, माउथ एंड चिन, राइट. सबसे पहले आपने कौन सा स्ट्रैप पहनना है? अपर स्ट्रैप. फिर उसके बाद बॉटम स्ट्रैप, राइट. अब आपने अपना प्रोसीजर कर लिया. नाउ यू हैव टू रिमूव द रेस्पिरेटर. सो रेस्पिरेटर को रिमूव करने से पहले यू हैव टू वॉश योर हैंड. हैंड वॉश करने के बाद आप सबसे पहले बॉटम स्ट्रैप को बाहर करोगे एंड डू नॉट टच द फ्रंट ऑफ द रेस्पिरेटर, इट इज हाईली कंटामिनेटेड. तो बॉटम को रिमूव किया, देन आपने फ्रंट को रिमूव किया एंड यू विल वेयर, यू आर गोइंग टू डिस्कार्ड इट द N95 रेस्पिरेटर इन द येलो बैग, right. This you need to remember. Now again this is a very wonderful image जो एक बार पूछी गई थी, the ideal position और placement of the respirator. So always make sure respirator में जो ऊपर इस तरीके से आपका एल्यूमिनियम मोल्ड होता है वो आपका ऊपर की तरफ होना चाहिए, और ये प्रॉपर आपके both the strap should be separated. क्रिस क्रॉस नहीं करना है, ये मोल्ड को नीचे नहीं करना है, और मास्क को तो नेक के ऊपर बिल्कुल नहीं रखना है. इट शुड बी सपोज टू बी ऑन योर फेस, राइट. आप जब भी रेस्पिरेटर पहनोगे, आफ्टर वेयरिंग द रेस्पिरेटर, डॉनिंग करने के बाद 2 चेक करेंगे, दैट इज फिट चेक एंड सील चेक. फिट चेक के लिए ये जो आपका एल्यूमिनियम मोल्ड है, इसे इस तरीके से नोज के रिज पे प्रेस करेंगे ताकि आपके नोज स्ट्रक्चर, नेजल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली आपका N95 रेस्पिरेटर मोल्ड हो जाए, राइट. दूसरा हम क्या करते हैं? सील चेक. सील चेक, कहीं कहीं से कोई लीक तो नहीं हो रहा है, राइट. तो सील चेक करने के लिए यू विल डू अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेशर सील चेक. आप पहले डीप ब्रेथ लेते हो एंड देन उसमें चेक करते हो कि जब आप डीप ब्रेथ ले रहे हो तो वो जो रेस्पिरेटर है वो अंदर की तरफ बल, जो अंदर की तरफ पुल होना चाहिए, दैट इज अ नेगेटिव प्रेशर सील चेक. अब पॉजिटिव प्रेशर के लिए आप ब्लो करते हो, आप फोर्सफुली जो है एक्सहेल करते हो. तो जब आप एक्सहेल करोगे आप देखोगे कहीं से आपका जो रेस्पिरेटर है वो बाहर की तरफ बल्ज होना चाहिए और कहीं से एयर लीक ना हो, राइट. तो दैट इज योर positive pressure seal check. Now the sequence is highly important, right. CDC के according जो हमारा sequence है बस हमें वही याद रखना है. So the sequence of personal protective donning is number 1 is your gown. First step is always hand hygiene.
देन डॉफिंग में उसके बाद आप सबसे पहले गाउन पहनोगे, देन मास्क या फिर रेस्पिरेटर, देन यू विल यूज गॉगल और फेस शील्ड. We can use both depending upon to the degree of exposure, and at last you will wear the gloves, right? अब आपका प्रोसीजर हो गया. प्रोसीजर के बाद the first thing that you are going to do remove in the doffing is your gloves को रिमूव करेंगे. अगर आपने ग्लव्स के बाद फेस शील्ड को रिमूव करेंगे अगर फेस शील्ड पहना है, और गॉगल, फेस शील्ड और गॉगल, एंड देन गाउन, एंड लास्ट में आप मास्क या रेस्पिरेटर रिमूव करने वाले हो, फॉलोड बाय हैंड हाइजीन. नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक दैट इज क्रच वॉकिंग. क्रच वॉकिंग इंपॉर्टेंट है, याद करना, राइट? सो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब भी हम क्रच की मेजरमेंट लेते हैं, पेशेंट ने जूते पहने हो, पेशेंट को शूज पहना के मेजरमेंट लेना है. सेकेंड, अप्रोप्रिएट होल्डिंग ऑफ द क्रच इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमेशा याद रखिए क्रच पैड, ये जो क्रच पैड है और पेशेंट की एक्सिला में कितना गैप होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर, 2 to 3 फिंगर, या फिर 1.5 से 2 इंच का गैप होना चाहिए. जब आपका पेशेंट जो क्रच के जो हैंडल होंगे उनको होल्ड करेगा, तो एल्बो पे कौन सा एंगल बनना चाहिए? इट शुड बी 15 से 30 डिग्री का एंगल बनना चाहिए. सेम क्वेश्चन आपका नॉर्सेट में आया था, ऊपर वाले से दुआ है कि दोबारा आ जाए, राइट? सो इसी तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पे मेक श्योर करना है कि जो कैसे होल्ड करना है वो याद रखना है. हमें एक चीज का ध्यान रखना है, पेशेंट को कभी भी अपने एक्सिला का पूरा बॉडी का वेट क्रच पैड पे एक्सिला नहीं आना चाहिए. मतलब एक्सिला और क्रच पैड नहीं टच होना चाहिए. ऐसा ना हो कि पेशेंट अपना पूरा बॉडी का वेट जो है एक्सिला के थ्रू क्रच पैड पे डाल रहा है. अगर ऐसा होगा तो पेशेंट आपको बोल सकता है मुझे अपने हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है. वो इंडिकेट करता है कि आपके पेशेंट का पूरा बॉडी वेट एक्सिला पे पड़ रहा है, उसने ठीक से क्रच पैड को या क्रच को होल्ड नहीं किया है, या फिर उसका मेजरमेंट गलत है. क्रच जो है उसके अकॉर्डिंग बहुत बड़ा है, तो आपने चेक करना है, राइट? क्योंकि वहां पे नर्व सप्लाई है, ब्रेकियल प्लेक्सिस, जो कि डैमेज हो सकती है. सो रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? होल्ड कहाँ करेंगे? अगर एक ही क्रच है, एक ही केन है, तो ऑलवेज रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द स्ट्रॉन्ग साइड या ऑन द अनअफेक्टेड साइड. अगर इफ यू आर गोइंग टू इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू यूज ओनली वन केन और क्रच, कोई भी एक क्रच या केन यूज कर रहे हैं, तो कहाँ होल्ड करेंगे? स्ट्रॉन्गर साइड, जो इंजर्ड नहीं है. नॉन इंजर्ड, अनअफेक्टेड या स्ट्रॉन्ग साइड पे आपने होल्ड करना है, राइट? पूरा बॉडी का वेट आपके पेशेंट के आर्म पे पड़ना चाहिए, एक्सिला पे नहीं पड़ना चाहिए. लेट अस क्विकली रिवाइज द गेट टेक्निक. क्रच गेट टेक्निक में वी हैव 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, स्विंग टू, स्विंग थ्रू. 2 पॉइंट में सबसे सिंपल आपने क्या रखना है कि पेशेंट अपने इंजर्ड लेग पे कुछ पार्शियल वेट डाल सकता है, राइट? सो 2 पॉइंट में हम कैसे याद रखेंगे? 1 क्रच प्लस 1 लेग टुगेदर मतलब साइमल्टेनियसली, 1 क्रच 1 लेग. तो जो भी इंजर्ड साइड आपके सिनेरियो में होगी, अगर आपके सिनेरियो में राइट साइड पेशेंट जो है इंजरी हो रखी है, वीकनेस है, राइट साइड लेग में पेशेंट को इंजरी है, तो वो कौन सा क्रच पहले मूव करेगा? राइट क्रच के साथ लेफ्ट लेग. रिमेंबर, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका? लेफ्ट क्रच प्लस राइट लेग. दिस इज द सीक्वेंस, टुगेदर द पेशेंट विल मूव. ऑल दिस इज द निमोनिक जो आपको याद रखना है, राइट? इसके बाद अगर हम अगला बात करें, विच इज योर 3 पॉइंट गेट. 3 पॉइंट गेट में हम तब यूज करते हैं जब आप किसी एक लिम्ब में वेट नहीं डाल सकते. नॉन वेट बेयरिंग एक्सट्रीमिटी, एम्प्यूटेशन है, फ्रैक्चर हो रखा है, राइट? जिस केस में आप किसी एक पर्टिकुलर लेग पे पूरा बॉडी वेट नहीं डाल सकते, तो यहाँ पे आपको क्या रखना है? यू हैव टू मूव बोथ द क्रच फॉरवर्ड, एंड दोनों क्रच के बाद जो आपका अनअफेक्टेड लेग होगा वो आपने आगे बढ़ाना है. सो रिमेंबर दिस, बोथ द क्रच फॉरवर्ड एंड देन लास्ट में आपने क्या करना है? अपना स्ट्रॉन्ग लेग या अनअफेक्टेड लेग को आगे बढ़ाना है. कहाँ यूज कर रहे हैं? जहां पे हम नॉन वेट बेयरिंग एक्सट्रीमिटी या हमारा लिम है. इसके बाद 4 पॉइंट इज यूज फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन. अगर हमें बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन पे ज्यादा ध्यान देना है तो 4 पॉइंट में 1 बाय 1, एक क्रच एक लेग, एक क्रच एक लेग, मतलब एक टाइम पे एक ही चीज मूव हो रही है, राइट? सो इट इज 1 by 1 you will move, the patient will move. That is more effective for balance and coordination, राइट? स्विंग टू गेट में वेरी सिंपल टू रिमेंबर. आपने जो है अगेन दोनों जो लेग है पेशेंट के वो क्या है? नॉन वेट बेयरिंग है, पेशेंट वेट बेयर नहीं कर सकता. सो पेशेंट विल मूव बोथ द क्रचेस फॉरवर्ड. इस पॉइंट पे रखा, अब पेशेंट का पूरा बॉडी वेट दोनों आर्म पे पड़ा,
और स्विंग करते हुए वो इसी जगह पे आके उसने लैंड किया, सेम लेवल पे जहां पे उसके क्रच रखे थे आगे, उसी जगह पे उसने अपने दोनों फुट को प्लेस किया, राइट? दैट इज स्विंग टू। स्विंग थ्रू तब बोलेंगे जब वो आगे चला गया स्विंग करके। अब ऑलवेज रिमेंबर, स्विंग थ्रू जो है वो ज्यादा मसल पावर रिक्वायर करता है, इसमें आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हो। आपने स्विंग थ्रू करने के लिए पहले क्रच को आगे बढ़ाया एंड देन क्रच से भी आगे आपने दोनों फुट को प्लेस किया, राइट? इट रिक्वायर मोर मसल स्ट्रेंथ, सो ये दिस यू नीड टू रिमेंबर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट केन, केन में ऑलवेज रिमेंबर, केन में हमेशा उसे होल्ड करेंगे स्ट्रॉन्ग साइड में। व्हेन यू हैव टू गो अप विद द केन और द क्रच, ऑलवेज रिमेंबर द निमोनिक। अगर ऊपर जाएंगे तो अच्छों के साथ जाएंगे, और अगर नीचे गए तो किसके साथ जाएंगे? हम बैड वन के साथ। सो इफ यू आर गोइंग अप, यू आर गोइंग अप विद गुड। गुड मतलब खैर, गुड का मतलब है हमारा स्ट्रॉन्ग लेग या फिर अनअफेक्टेड लेग। इफ आई एम गोइंग डाउन, अगर मैं नीचे गई तो मैं किसको लेके जाऊंगी? आई एम गोइंग डाउन विद द, आई एम गोइंग डाउन विद द बैड और अफेक्टेड लेग, राइट? विद द बैड और अफेक्टेड अफेक्टेड लेग। अब अफेक्टेड लेग की खास बात है कि वो सबसे पहले खुद मूव नहीं करेगा, पहले हम केन को रखेंगे फिर उसके बाद अफेक्टेड आएगा। तो लेट अस क्विकली डिस्कस। व्हेन यू आर डिसेंडिंग द स्टेयर, जब आप नीचे जा रहे हो तो नीचे जाने के लिए सबसे पहला कौन सा मूव होगा? फर्स्ट यू विल पुट द केन एंड देन यू विल पुट द प्रेशर ऑन द केन एंड योर अनअफेक्टेड लेग, एंड देन केन के बाद अफेक्टेड लेग आएगा, उसके बाद स्ट्रॉन्ग लेग आएगा। When you're going up with the strong one, so आपने unaffected leg रखा, then cane रखा, then उसके बाद affected leg रखा। Now remember, note down this sequence, this is important. Restrain, let us quickly revise the restrain. Now there are few things which I want to update on the restrain topic is, restrain में it is considered to be the last resort. Restrain हमेशा first option नहीं होता, ये हमेशा एक last resort होता है, लास्ट रिसोर्ट, राइट? रीस्ट्रेन का जो ऑर्डर होता है वो कभी भी PRN ऑर्डर नहीं होगा। PRN मीन्स वेन एवर रिक्वायर्ड, नो। रीस्ट्रेन कभी भी नहीं, आपको रैंडमली नहीं पुट करना है कि जब जरूरत पड़ी रीस्ट्रेन लगा दिया। रीस्ट्रेन जब लास्ट ऑप्शन, आखिरी चारा, कुछ सारा कुछ यूज कर लिया बट स्टिल द पेशेंट इज वेरी अग्रेसिव कॉम्बेटिव, वो अपनी लाइन इन ट्यूब निकाल रहा है, अपने आप को हार्म कर रहा है या स्टाफ को हार्म पहुंचा रहा है, तभी आप रीस्ट्रेन यूज करोगे, राइट? अगला क्वेश्चन आता है कि जो ऑर्डर होगा रीस्ट्रेन का, राइट, द रीस्ट्रेन ऑर्डर। सो रिमेंबर, एक बार अगर रीस्ट्रेन का ऑर्डर डॉक्टर ने दिया, द ऑर्डर इज वैलिड फॉर 24 आवर। 24 आवर के बाद भी अगर रीस्ट्रेन चाहिए तो अगेन द डॉक्टर हैज टू कम एंड राइट अ न्यू ऑर्डर फॉर रीस्ट्रेन। दिस यू नीड टू रिमेंबर। इन द इमरजेंसी सिचुएशन वी कैन पुट द पेशेंट ऑन रीस्ट्रेन, बट आपने बिना डॉक्टर के ऑर्डर के रीस्ट्रेन लगाया, इट इज मैंडेटरी दैट इतना जितना जल्दी हो सके डॉक्टर हैज टू कम एंड पुट द रीस्ट्रेन ऑर्डर, विच इज विद इन 12 आवर्स से आपने करेक्ट करके इसको अब 1 आवर करना है, right? So within 1 hour doctor has to come, assess physically, assess the condition of the patient face to face, and उसके बाद उन्होंने डॉक्टर ने ऑर्डर लिखना है for the restraint जो आपने रखा है। Always remember seclusion, which is your environmental restraint। patient को environmental and physical restraint दोनों एक साथ नहीं देने हैं, right? So both physical and seclusion should not be used together। एक बार जब आप restraint patient को लगा दोगे, रीस्ट्रेन में ध्यान देना है कि जब आप फिजिकल रीस्ट्रेन यूज कर रहे हो प्रॉपर पैडेड हो, इट शुड बी 2 फिंगर लूज, और आपने क्विक रिलीज नॉट लगानी है, क्विक रिलीज नॉट, राइट? रिमेंबर दिस। बेड फ्रेम से टाई करना है, बेड साइड रेल से टाई नहीं करना है रीस्ट्रेन को। अगला पॉइंट, रीस्ट्रेन एक बार अप्लाई हो गया उसके बाद आपको पेशेंट की जो मैक्सिमम रीस्ट्रेन की लिमिट होती है, अडल्ट के केस में रिमेंबर द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द रीस्ट्रेन इज 4 आवर। इन केस ऑफ अडोलेसेंट it is 2 hours. In case of less than 9 years of age, it is 1 hour. राइट? सो यहाँ पे जो असेसिंग द पेशेंट फॉर रीस्ट्रेन ट्रायल, इसमें मॉडिफिकेशन क्या है कि हर 4 घंटे पे अडल्ट पेशेंट को जो उसकी लिमिट है आप उसे असेस करोगे। अडोलेसेंस में 2 घंटे में, लेस देन 9 ईयर में एवरी 1 आवर्ली यू आर गोइंग टू असेस द पेशेंट वेदर दे नीड द रीस्ट्रेन अगेन और नॉट। और एवरी 15 to 30 मिनट पे आप पेशेंट को सर्कुलेशन, फ्लूइड स्टेटस, यूरिनरी एलिमिनेशन के लिए असेस करने वाले हो। एवरी 15 to 30 मिनट यू आर गोइंग टू असेस फॉर स्किन इंपेयरमेंट, प्रेशर अल्सर ना हो जाए, सर्कुलेशन कहीं टाइट तो नहीं है, न्यूट्रिशनल नीड एंड एलिमिनेशन नीड के लिए यू आर गोइंग टू असेस योर
पेशेंट, राइट? सो ये हो गया। एंड जब भी हम रिस्ट्रेन यूज करेंगे, विल ऑलवेज प्रेफर विद लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव रिस्ट्रेन लाइक मिटन रिस्ट्रेन। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, अब पढ़ते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्वे, बट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैंने काफी बार बता दिया है। प्राइमरी सर्वे अभी एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट 11th एडिशन के अकॉर्डिंग ए के पहले एक्स आ गया है। एक्स क्या है? एक्स हर जगह हर कंडीशन में नहीं होगा, एयरवे इज द प्रायोरिटी। बट अगर किसी पेशेंट में आपने एक्सैंग्विनेटिंग एक्सटर्नल हेमरेज एक्सैंग्विनेटिंग एक्सटर्नल हेमरेज प्रेजेंट है, तो वहां पे आप उसको ट्रीट, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, अगर इसे नहीं देखा पेशेंट की डेथ हो सकती है, देन यू हैव टू ट्रीट दिस एक्सैंग्विनेटिंग एक्सटर्नल हेमरेज, राइट? ब्लीडिंग, देन एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, एक्सपोजर एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल। एयरवे अकेला नहीं है, एयरवे के साथ क्या है? विद सी स्पाइन कंट्रोल, विद सी स्पाइन कंट्रोल, ये आपको याद रखना है। सेकेंडरी सर्वे की अगर हम बात करें, निमोनिक सैंपल, साइन एंड सेकेंडरी सर्वे तभी करेंगे जब पेशेंट हेमोडायनेमिकली स्टेबल हो जाएगा, राइट? एंड प्राइमरी ई फास्ट कहां पे कर रहे थे? ई फास्ट वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन प्राइमरी सर्वे। सो ई फास्ट की फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंडेड फोकस्ड असेसमेंट विद सोनोग्राफी इन ट्रॉमा। सेकेंडरी सर्वे, निमोनिक सैंपल, साइन एंड सिम्टम, एलर्जिक रिएक्शन, कोई मेडिकेशन, पास्ट हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, लास्ट ओरल इनटेक क्या था, एंड इवेंट, ऐसा कौन सा इवेंट था जिसकी वजह से पेशेंट को ये कंडीशन हुई, तो लास्ट इवेंट क्या था, ये आपने हमें पेशेंट से पूछना है, राइट? नेक्स्ट लेट अस मूव टू एनजी ट्यूब, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास है द ब्यूटिफुल इमेजेस ऑफ टू ट्यूब्स, जिसमें से दिस इज गोइंग टू बी योर एनजी ट्यूब, रिमेंबर 125 सेंटीमीटर लेंथ था, एंड दिस इज योर ग्रेविटी एंट्रल फीडिंग बैग, जिसका ड्रॉप फैक्टर क्या था? जल्दी बताओ, याद करो। यस, आ गया, बस, वेरी गुड, 20। आगे पीछे का भी बता दो क्या लगाते हैं? ड्रॉप्स पर ml, राइट? 20 ड्रॉप्स पर ml, वेरी गुड। तो ये हमने पढ़ लिया है, हमारे ड्रॉप फैक्टर हो गए। नाउ द मोस्ट कॉमन पॉइंट रिलेटेड टू एनजी ट्यूब, साइज याद रखना है। साइज डेफिनेटली, बच्चा इन्फेंट चाइल्ड का छोड़ दो, अडल्ट फीमेल एंड मेल का दिमाग में बिठा लो। मेल में अगर एक साइज याद रखना हो, दैट इज गोइंग टू बी 18 फ्रेंच। फीमेल में एक साइज याद रखना हो एनजी ट्यूब का, दैट इज गोइंग टू बी 16 फ्रेंच। कलर याद रखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो निमोनिक सिंपल हमने क्या याद किया था? हमने निमोनिक याद किया था ब्लैक, व्हाइट, गोरी, राइट? गोरी, ब्लैक व्हाइट गोरी। जी से ग्रीन, ओ से ऑरेंज, आर से रेड और वाई से येलो। सो ये स्टार्ट होगा 10, 10, 12, 14, 16, 18, 20, सारे आपके इवन नंबर है। ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज 18 का कलर है रेड एंड 16 का कलर है ऑरेंज। यही सेम कलर यूरिनरी कैथेटर में भी होगा, यही सेम कलर आपके सक्शन कैथेटर में भी होगा, राइट? सो रिमेंबर दिस पॉइंट, ये स्टैंडर्ड है। नाउ अगर हम आगे बढ़े, द अप्रोप्रिएट मेजरमेंट ऑफ एनजी ट्यूब, द NEX मेथड, फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज टू द ईयरलोब टू द जिफॉइड प्रोसेस, राइट? पोजीशन, आपका पेशेंट अगर कॉन्शियस है और आप इंसर्ट कर रहे हो, ड्यूरिंग इंसर्शन हाई फाउलर्स पोजीशन। जब एनजी ट्यूब अंदर चला जाएगा ओरोफेरिंग्स तक, तो आपने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है फ्लेक्स द हेड। क्यों बोला फ्लेक्स करने के लिए? टू क्लोज द एपिग्लोटिस, ये आपका रीजन होना चाहिए। टू क्लोज द एपिग्लोटिस आपने फ्लेक्स करने के लिए बोला। जब इंसर्ट करते हैं पेशेंट को बोलते हैं स्वेलो करो, निगलो, स्वेलो करो। क्यों बोल रहे हैं? टू फैसिलिटेट द एडवांसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब, राइट? अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो साइड लाइन पोजिशन देंगे इंसर्शन के टाइम पे। फीडिंग के टाइम पे अगर आपका जो है बेस्ट पोजिशन अगर फीडिंग की दे, कंटिन्यूस फीडिंग की, तो सेमी फाउलर पोजिशन है। अगर कॉन्शियस पेशेंट है, बोलस फीडिंग है, हाई फाउलर पोजिशन है, राइट? रिमूवल के टाइम पे हाई फाउलर पोजिशन, अनकॉन्शियस पेशेंट आपका साइड लाइन पोजिशन। What is the method to confirm the NG tube? X-ray, gold standard method, X-ray। और जब भी आप यूज कर रहे हो फ्रीक्वेंट मेथड, जिससे हर बारी यूज करने से पहले आप एनजी ट्यूब को चेक करोगे, उसका प्लेसमेंट एस्पिरेशन। लीस्ट कॉमन मेथड, रिलायबल मेथड, वुश टेस्ट या बबल टेस्ट, या फिर हैंसन मेथड। हैंसन मेथड में क्या पढ़ा था हमने? 40 सेंटीमीटर अगर यहाँ पे मार्किंग है, द ट्यूब इज इन ईसोफीजियल और स्टमक का बीच का जो जंक्शन है वहां पे होगा। 50 सेंटीमीटर स्टमक में है, 60 सेंटीमीटर पाइलोरस में है, 70 सेंटीमीटर ड्यूडेनम में, राइट? सो रिमेंबर दिस पॉइंट।
देन इंसर्शन के टाइम पे आपको लुब्रिकेंट वाटर सोल्यूबल जेली यूज करनी है इंसर्ट करते टाइम। जब आप इंसर्ट करेंगे रोटेटरी मैनर में एडवांस करेंगे, डू नॉट पुट प्रेशर ड्यूरिंग इंसर्शन। अगर पेशेंट गैग करता है या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाता है, रिमूव द एनजी ट्यूब। बट वाइल्ड इंसर्शन वो कफिंग करता है, देन यू हैव टू पुल एंड वेट। अगर कफिंग सबसाइड हो गई तो एडवांस करो, नहीं हुई और वर्सन हो गई तो पूरा एनजी ट्यूब निकाल लो। सिक्योर करना है नॉस्ट्रिल पे। एनजी ट्यूब स्ट्रिक्ट एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। अगर पेशेंट को बैसिलर स्कल फ्रैक्चर है तो एनजी ट्यूब नहीं लगाएंगे, वो ट्यूब आपका जो है ईसोफेगस में जाने की बजाय ब्रेन में चला जाएगा। राइट, गैस्ट्रिक रेसिडुअल वॉल्यूम अगर मोर देन 75 और 100 ml है, देन स्टॉप द फीडिंग। ऑलवेज रिमेंबर, गैस्ट्रिक रेसिडुअल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ फूड विच इज प्रेजेंट इन द स्टमक। अगर पेशेंट के ऑलरेडी स्टमक में 100 ml तक फीड है, आप एस्पिरेट कर रहे हो, तो यू हैव टू होल्ड एंड इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। राइट, इट शुड बी 75 to 100 ml। आपको चेंज करना है एनजी ट्यूब ग्रेविटी फीडिंग बैग को एवरी 24 आवर्ली। कंटिन्यूस फीडिंग फॉर 24 आवर आती है, लेकिन एक बार जब आप फीड चला दोगे, यू हैव टू एडमिनिस्टर फॉर 4 आवर। देन यू आफ्टर 4 आवर आपको रेस्टिंग पीरियड देना है, देन अगेन यू कैन स्टार्ट। राइट, जो ट्यूब है उसको फ्लश करना है बिफोर एंड आफ्टर फीड विथ 30 ml। नाउ मेक श्योर, ये एक बार पूछा भी था, 30 ml ऑफ वाटर, 30 ml ऑफ वाटर। इन बिटवीन अगर दो मेडिकेशन है या दो से ज्यादा मेडिकेशन है, सो इन बिटवीन मेडिकेशन 10 ml यू कैन यूज, बट यू हैव टू डिसॉल्व द मेडिकेशन टू फॉलो द राइट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिकेशन देना है, देन उसके बाद फ्लश करना है, देन अगेन मेडिकेशन देना है, एंड लास्ट में आफ्टर गिविंग द मेडिकेशन अगेन यू हैव टू फ्लश द ट्यूब टू मेक श्योर कि ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। राइट, फीडिंग के बाद पेशेंट को आपको 30 से 60 मिनट तक हाई फाउलर्स या सेम पोजीशन में रखना है जिसमें फीड दिया था, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ रीगर्गिटेशन। राइट, कोल्ड फीड नहीं देंगे, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो जाएगा पेशेंट को। अगर पेशेंट सक्शनिंग से कनेक्टेड है, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका एनजी ट्यूब पेशेंट सक्शनिंग से कनेक्टेड है, देन सक्शन को आपको इंटरमिटेंटली यूज करना है, कंटिन्यूअसली सक्शन से कनेक्ट नहीं रखना है, और प्रेशर लो होना चाहिए। अगर कंटिन्यूअसली कनेक्ट रखोगे तो पेशेंट कैन गो इनटू मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। राइट, पेशेंट को मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाएगा। और एक और चीज, सक्शनिंग क्यों कर रहे हैं? फॉर गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन। गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन के लिए आपने यहाँ पे सक्शनिंग किया है। अगर पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव है, एनजी ट्यूब सक्शन मशीन से कनेक्टेड है, इरिगेशन नहीं करेंगे अनलेस इट इज नॉट ऑर्डर्ड बाय द डॉक्टर, क्योंकि इरिगेशन सूचर पे स्ट्रेस और टेंशन क्रिएट करेंगे, सूचर्स ओपन हो सकते हैं। राइट, मेडिकेशन में अगर डॉक्टर ने एंट्रिक कोटेड टेबलेट, सबलिंगुअल, सस्टेन रिलीज, ये सारी टेबलेट लिखी है, तो आपने उनको क्वेश्चन करना है कि ये टेबलेट को मैं क्रश नहीं कर सकती, मैं एनजी ट्यूब के थ्रू नहीं दे सकती। राइट, सो ऑलवेज रिमेंबर, ये टेबलेट आप क्रश नहीं करोगे, क्योंकि एनजी ट्यूब से देने के लिए आपको क्रश करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा, फिर मेडिसिन देनी पड़ेगी, और बिफोर मेडिसिन 30 ml से फ्लश करना है, फिर मेडिसिन दिया और एक से ज्यादा मेडिसिन है तो बीच में 10 ml से फ्लश करोगे, और देने के बाद आप 30 ml से फ्लश करोगे। मेडिसिन देने के बाद इमीडिएटली अगर एनजी ट्यूब सक्शन से कनेक्टेड था तो सक्शन नहीं अप्लाई करना है, अदरवाइज सारी मेडिसिन आपकी पेशेंट की बाहर चली जाएगी। एनजी ट्यूब को हम रेड कलर के बायोमेडिकल वेस्ट में डिस्कार्ड करते हैं जब आपका प्रोसेस हो जाता है। दिस इज अगेन वेरी ब्यूटीफुल प्रोसीजर विच इज सीवीपी कैथेटर। राइट, तो यहाँ पे ऑन दिस इज योर ट्रिपल ल्यूमेन सीवीपी लाइन एंड दिस इज योर पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। राइट, इसके लिए सबसे कॉमन जो साइट होगी वो होगी बैसिलिक वेन। इसकी जो कॉमन साइट होगी वो होगी सबक्लेवियन वेन। राइट, सबक्लेवियन वेन इज बेस्ट अगर आप पेशेंट को टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन दे रहे हो, अगर आपका पेशेंट का रिस्क ऑफ इन्फेक्शन मिनिमाइज करना है, देन गो विद सबक्लेवियन वेन। बट सबक्लेवियन में क्या याद रखना है? इट इज एसोसिएटेड विद हाई रिस्क ऑफ न्यूमोथोरिक्स। न्यूमोथोरिक्स आपने याद रखना है। राइट, मोस्ट कॉमन साइट विद हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस फेमोरल। पेशेंट बेड रिडन हो जाएगा फेमोरल के बाद, और अगर बेड रिडन हो गया तो देयर विल बी चांस ऑफ डीवीटी। राइट, बट इमरजेंसी में द मोस्ट कॉमन साइट विच इज टू बी प्रिफर्ड इज फेमोरल, क्योंकि सुपरफिशियली इजिली मिल जाती है एज कंपेयर टू सबक्लेवियन और इंटरनल जुगुलर वेन। राइट, पेशेंट की पोजीशन क्या होगी? इंटरनल जुगुलर में राइट को प्रेफर्ड ज्यादा किया जाता है, रिमेंबर। और सबक्लेवियन अगर आप दोनों ही साइड से सीवीपी इंसर्ट करोगे, यू हैव टू प्लेस द पेशेंट इन ट्रेंडन लेनबर्ग पोजीशन। दो रीजन से, एयर एम्बोलिज्म का रिस्क मिनिमाइज होगा, और जब आप पेशेंट का हेड एंड डाउन करोगे तो वेन थोड़ी एंगॉर्ज हो जाएगी, जिसकी वजह से इंसर्शन इजी हो जाएगा। और फेमोरल के लिए सुपाइन रखना है पेशेंट के लिए। राइट,
कॉमनली जो हम टेक्निक यूज करते हैं वो है मॉडिफाइड सेल्डिंगर टेक्निक। मॉडिफाइड सेल्डिंगर टेक्निक याद रखना है। द सोल्यूशन विच इज यूज टू क्लीन द इंसर्शन साइट 2% क्लोरहेक्सिडीन ग्लूकोनेट सोल्यूशन यूज करना है। इसे ड्राई करने की जरूरत नहीं है, ये इवेपोरेट होता है। ल्यूमन क्विकली याद कर लेते हैं। ल्यूमन में जो कलर कोडिंग सिस्टम है ट्रिपल ल्यूमन सीवीपी के। अगर हम बात करें डिस्टल ल्यूमन, डिस्टल ल्यूमन आपका कलर होगा ब्राउन, देसी मुंडे से याद रखना है। डिस्टल ल्यूमन इज यूज टू मॉनिटर द सीवीपी प्रेशर। द रीजन, डिस्टल ल्यूमन का ओपनिंग होता है ठीक सीवीपी कैथेटर की टिप पे, एंड में, तो वो क्लोज होता है केवो एट्रियल जंक्शन विच इज जस्ट अबव द राइट एट्रियम, तो वो राइट एट्रियम प्रेशर बेटर रिफ्लेक्ट करेगा। अगर हम बात करें प्रोक्सिमल ल्यूमन, प्रोक्सिमल ल्यूमन आपका व्हाइट कलर है, पीडब्ल्यू से याद रखेंगे, जहां पे हम जो भी बेसिक रूटीन इंटरवेंशन है वो सारी चीजें करने वाले हैं। मीडियन ल्यूमन, मीडियम मंडे ब्लू से याद रखेंगे, ब्लू कलर, इसे आप टीपीएन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज करते हो। ड्रेसिंग, सीवीपी ड्रेसिंग को अगर ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग है तो हर 7 days, 5 to 7 इज द रेंज, वन यू हैव टू सेलेक्ट, गो विद 7। अगर गॉस पीस ड्रेसिंग है हर दूसरे दिन में। रीजन सिंपल है, ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग में मुझे बाहर से दिख रहा है, गॉस पीस की ड्रेसिंग में मुझे दिखेगा नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ेगा, राइट। अगर आपने यहाँ पे, नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप सीवीपी कैथेटर रिमूव कर देते हो, आफ्टर रिमूविंग द सीवीपी कैथेटर आप एक ऑक्लूसिव ड्रेसिंग, टेगरडम की ड्रेसिंग को रिप्लेस करते हो एयर एम्बोलिज्म को, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, जिसको सीडीसी ने बोला है कि इसे आप मैक्सिमम 24 आवर तक रखोगे पेशेंट के इंसर्शन साइट पे, राइट। फ्लशिंग की बात करें, फ्लशिंग इज इंपॉर्टेंट एंड स्टैंडर्ड सोल्यूशन दैट वी यूज फॉर फ्लशिंग इज 0.9% नॉर्मल सलाइन, 10 ml का सिरिंज यूज करना है। क्यों कर रहे हैं? टू मेंटेन द पेटेंसी। कितना फ्रीक्वेंटली करना है? अगर कोई भी सीवीपी ल्यूमन यूज में नहीं है, एवरी 24 आवरली। और कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? पुश पॉज पल्सेटाइल मेथड आपने यूज करना है, राइट। सीवीपी प्रेशर मॉनिटरिंग आप मैनोमीटर से भी कर सकते हो, ट्रांसड्यूसर से भी कर सकते हो। मैनोमीटर मैनुअल रीडिंग देगा, दिस इज द इमेज ऑफ मैनोमीटर, और ट्रांसड्यूसर आपको कार्डियक मॉनिटर पे बताएगा नॉर्मल सीवीपी प्रेशर 2 to 6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, बट रिमेंबर 8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के ऊपर जब जाएगा तब हम बोलेंगे दैट दिस इज अ इंक्रीज इन सीवीपी प्रेशर। सीवीपी प्रेशर जब भी इंक्रीज होगा यू हैव टू थिंक ऑफ ओवरलोड हो गया, पानी कहीं ना कहीं तो भर गया है, प्रेशर है, दैट इज सर्कुलेटरी ओवरलोड हो गया है, पल्मोनरी एडिमा हो गया है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो रहा है, इसी वजह से सीवीपी प्रेशर बढ़ा है। सीवीपी प्रेशर अगर लो होगा तो आपको समझना है कि कहीं ना कहीं वॉल्यूम कम है, हाइपोवोलेमिक शॉक, राइट, डिहाइड्रेशन, जिस केस में पेशेंट का सीवीपी प्रेशर लो हो जाएगा। सीवीपी प्रेशर मॉनिटर के करने के लिए आपको फ्लेबोस्टैटिड एक्सिस को याद रखना था। फ्लेबोस्टैटिड एक्सिस में हमें याद है कि फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड फ्रॉम द मिड एक्सिलरी लाइन से फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, यहां से एग्जैक्ट इसी लेवल पे जो आपका आईवी स्टैंड होगा, एग्जैक्ट इसी लेवल पे आपने मैनोमीटर को रखना है, दैट इज लेवलिंग। जीरोइंग के लिए मैनोमीटर में जो आप वो ट्राइवे लगाओगे उसको खुला छोड़ दोगे उसका एक एंड, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर से कार्डियक मॉनिटर पे जीरो हो जाएगा, दैट इज जीरोइंग। अगर ये ट्रांसड्यूसर के केस में मैनोमीटर में करें तो आपका मैनोमीटर ठीक जीरो लेवल एग्जैक्टली पेशेंट के फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल पे होना चाहिए, और यहाँ पे जीरो होना चाहिए, दैट इज जीरोइंग एंड लेवलिंग आपने कर ली, राइट। सो दिस इज हाउ यू विल मॉनिटर, ये आप मॉनिटर करते हो पेशेंट का क्या कर रहे हैं, सीवीपी प्रेशर। अर्ली कॉम्प्लिकेशन एंड लेट कॉम्प्लिकेशन आपने हमेशा ये याद रखना, द मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवीपी इज क्लेप्शी, लेट में आता है, मोस्ट प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन है। अगर आप बेसिक इन्फेक्शन कंट्रोल का मेजर यूज करो यू कैन प्रिवेंट क्लेप्शी, राइट। अर्ली कॉम्प्लिकेशन में वी कैन हैव न्यूमोथोरेक्स, और इमीडिएट में आपने एयर एम्बोलिज्म, एरिथमिया, हेमोथोरेक्स, ये सारी चीजें हो सकती है, बट क्वेश्चन यूजली सिनेरियो बेस्ड न्यूमोथोरेक्स में पूछा जा सकता है। चेस्ट ट्यूब, द मोस्ट कॉमन साइज इज 28 से 32 फ्रेंच इन अडल्ट, और चेस्ट ट्यूब की साइट अडल्ट में है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंटीरियर टू मिड एक्सिलरी लाइन, चाइल्ड और इन्फेंट में सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, जिस भी साइड पे उसको न्यूमोथोरेक्स हुआ है, राइट। इसको हम हीमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स, रिकरेंट प्लूरल इफ्यूजन के लिए भी चेस्ट ट्यूब आप इंसर्ट कर सकते हो। चेस्ट ट्यूब जब इंसर्ट करेंगे रिमेंबर ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी, ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी में बॉर्डर याद रखना है आपको। एंटीरियरली यहाँ पे क्या होगा, ए के साथ पी याद रखोगे, पेक्टोरालिस मेजर। पोस्टीरियरली लेटरल साइड में आएगा लैटिसमस डॉर्सी,
सुपीरियरली बेस ऑफ एक्सिला एंड नीचे इंफीरियरली वी विल बी हैविंग फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, राइट? सो दीज आर ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी. जब हम इंसर्ट करेंगे अपर बॉर्डर ऑफ लोअर रिब, राइट? क्योंकि लोअर बॉर्डर पे रिच न्यूरोवैस्कुलर सप्लाई होती है, तो इट इज लोअर रिब होगी, उसका अपर बॉर्डर होगा, राइट? एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में अगर आपका ये अंडर वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम है, बिफोर कनेक्टिंग टू द चेस्ट ट्यूब कैथेटर आपको इसे प्राइम करना है. प्राइम करने के लिए 20 ml का स्टेराइल वाटर आप यूज करोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो अंडर वाटर सील का ट्यूबिंग होगा वो 2 सेंटीमीटर डिप हो जाएगा, ताकि जो भी एयर आए रिमूव होके फ्रॉम द थोरेसिक कैविटी वो वापस ना जाए, राइट? इसके अलावा यहाँ पे आपने कलेक्शन चेम्बर पे ध्यान देना है. जो भी डिस्चार्ज आ रहा है उसका कलर क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, उसका अमाउंट कितना है. नाउ रिमेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कलेक्शन चेम्बर में हीमोथोरेक्स का पेशेंट है, अगर आपका हीमोथोरेक्स का पेशेंट है, इफ द डिस्चार्ज इज मोर देन 1500 ml, if in blunt trauma, if the discharge is more than 1000 ml followed by penetrating trauma, और अगर डिस्चार्ज 200 ml पर आवर से ज्यादा है विद इन 2 to 4 आवर, देन ये सिचुएशन इंडिकेट करती है आपको अपने पेशेंट को कहाँ भेजना है, ओटी में फॉर ओपन थोरैकोटोमी सर्जरी के लिए, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, राइट? ये आपने याद रखना है. देन इसके अलावा अगर हम बात करें वाटर सील चेम्बर, सो वाटर सील चेम्बर में टाइडलिंग एंड ऑसिलेशन होगा. जब भी पेशेंट ब्रीद इन करेगा बॉल ऊपर जाएगी, यहाँ पे ये एक बॉल होगी, राइट? एंड जब भी पेशेंट ब्रीद आउट करेगा तो वो बॉल नीचे की तरफ आ जाएगी. लेकिन मैकेनिकल वेंटिलेटर में जस्ट अपोजिट होगा. एयर लीक में हमने क्या ध्यान रखना है, एयर लीक मॉनिटर में बबलिंग, अगर इंटरमिटेंट बबलिंग है तो ये नॉर्मल कंडीशन है न्यूमोथोरेक्स में. अगर कंटिन्यूअस बबलिंग है इट इंडिकेट एयर लीक हो रही है. हम क्लैंप नहीं लगाते हैं चेस्ट ट्यूब और कैथेटर को, लेकिन एयर लीक को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए आपने क्रैंप लगा के चेक करना है कि एयर लीक किस पार्ट से हो रही है, की साइड या की पार्ट, राइट? देन सक्शन दो तरीके के होते हैं अंडर वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम में, वेट वाला होता है, ड्राई वाला. हम प्रेफर करते हैं ड्राई वाला, जो कि इस इमेज में आपको दिख रहा है, क्योंकि इसमें कोई वाटर चेम्बर नहीं है, कोई स्टेराइल वाटर नहीं डालना. आपने सिर्फ ये सक्शन रेगुलेटर को घुमाना है, इसका प्रेशर सक्शन प्रेशर सेट करना है 20 सेंटीमीटर ऑफ H2O. जैसे ही आप सक्शन मशीन से कनेक्ट करोगे तो ये जो बेलो है ये बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि मशीन में सक्शन लग चुका है, राइट? सो दिस यू नीड टू रिमेंबर. कंटिन्यूअस बबलिंग इन द एयर लीक मॉनिटर ऑलवेज रिमेंबर इंडिकेट करता है एयर लीक, राइट? अब अगर टाइडलिंग एंड ऑसिलेशन वाटर सील चेम्बर में नहीं होगा तो ये इंडिकेट करेगा कहीं ना कहीं ट्यूबिंग किंक है या ऑब्स्ट्रक्शन है, राइट? टाइडलिंग और ऑसिलेशन अगर वाटर सील चेम्बर में नहीं हो रहा है इट इंडिकेट किंक, ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर पेशेंट ठीक हो गया है, लंग्स री एक्सपैंड हो गए. लंग्स री एक्सपैंड हो गए, इसे कंफर्म करने के लिए हम एक्सरे कराते हैं. क्या कराते हैं? एक्सरे कराते हैं. अगर बाय चांस पेशेंट का ये जो चेस्ट ट्यूब कैथेटर है, दो सिचुएशन नंबर 1, पेशेंट का चेस्ट ट्यूब कैथेटर इंसर्शन साइड से निकल के गिर गया, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये जो इंसर्शन साइट होगी इसे आपने कवर करना है ड्रेसिंग से, राइट? स्टेराइल ड्रेसिंग से. लेकिन जब कवर करोगे तो यहाँ पे सिर्फ 3 साइड में ही टेप लगाओगे, 4th साइड में टेप नहीं लगाओगे, ताकि जो एयर है अंदर एक्यूमुलेटेड वो बाहर स्केप हो सके, नहीं तो पेशेंट कैन एक्सपीरियंस टेंशन न्यूमोथोरेक्स. पॉइंट नंबर 1. दूसरा, बाय चांस अगर पेशेंट का जहां पे चेस्ट ट्यूब कैथेटर लगा था और ये कनेक्टेड था इस ट्यूबिंग से, अंडर वाटर सील ड्रेनेज की ट्यूबिंग से, ये ट्यूबिंग कैथेटर से डिस्कनेक्ट होके नीचे गिर गई, तब क्या करेंगे? अब ये तो हवा में हैंगिंग है, यहाँ से एयर जाएगी. आपने क्या करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है. सबसे पहले नॉर्मल सलाइन की बोतल लेनी है, कट करना है और ये ट्यूबिंग को उसके अंदर 1 इंच डाल देना है. बाय द टाइम आप जाएंगे अपने नर्सिंग स्टेशन में और वहां से एक नया अंडर वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम लेके आ जाएंगे. जब ये अंडर वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम पूरा भर जाएगा 2000 ml, इसे एम्प्टी नहीं करना है, इसे रिप्लेस करना है. क्या करना है? रिप्लेस करना है. नाउ द इमेज विच यू ऑल कैन सी हियर, दिस इज हेमलिक वाल्व, फ्लटर वाल्व. ये हम यूज, ये 1 वे वाल्व है. जब पेशेंट को आपको चेस्ट ट्यूब कैथेटर जिसको अंडर वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम लगा है और आपको ट्रांसफर करना है 1 डिपार्टमेंट टू अनदर, 1 यूनिट टू अनदर, तब उस केस में आप ये यूज कर सकते हो. अनदर इंपॉर्टेंट कैथेटर इज द सेंग्स्टेकन ब्लेकमोर ट्यूब या मिनीसोटा ट्यूब. दोनों का डिफरेंस याद रखना इमेज बेस्ड क्वेश्चन में. सेंग्स्टेकन में सिर्फ 3 ल्यूमन थे. एक से आप गैस्ट्रिक बलून इन्फ्लेट करोगे, एक से ईसोफीजियल करोगे, एक से आप गैस्ट्रिक बलून की सक्शनिंग करोगे.
सेंग्स टेकन एसबीटी, सेंग्स टेकन ब्लेकमोर ट्यूब में ईसोफिजियल बलून की सक्शनिंग का पोर्ट नहीं है। बट इन केस ऑफ मिनीसोटा, मिनीसोटा में आप गैस्ट्रिक बलून भी इन्फ्लेट करोगे, ईसोफिजियल बलून भी इन्फ्लेट करोगे। यू कैन डू द गैस्ट्रिक सक्शनिंग एंड ईसोफिजियल सक्शनिंग। अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो एक इस तरीके से ऊपर बना हुआ है ना, दिस वी आर गोइंग टू यूज फॉर प्रेशर मॉनिटरिंग। आप कफ मैनोमीटर लगाओ, आप प्रेशर मॉनिटर कर सकते हो, राइट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे हम यूज कहाँ पे करते हैं, तो यूजली ये जो सेंग्स टेकन या मिनीसोटा ट्यूब होते हैं ये ईसोफिजियल वेरिसिस में यूज किए जाते हैं टू स्टॉप द ब्लीडिंग और ऊजिंग जो हो रहा है। इसे इंसर्ट करने के लिए पेशेंट को रूटीनली ईटी ट्यूब पे डालना पड़ेगा, नहीं तो डिस्ट्रेस में जा सकता है पेशेंट। आइडियली तो पूछेगा नहीं कि कितने से इन्फ्लेट करना है, बट फिर भी रट लेना है, कुछ 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 ऐसा पार्ट छोड़ना नहीं है, राइट। ईसोफिजियल बलून को अगर हम इन्फ्लेट करें तो मोर देन 6 आवर से ज्यादा इन्फ्लेट ना करें, नहीं तो पेशेंट को म्यूकोजल डैमेज हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। एक बार जब ये आपने ट्यूब इंसर्ट कर दिया तो इसको आपने ट्रैक्शन देना है, मतलब वेट लगाना है। आप 1 kg का ट्रैक्शन दे सकते हो ताकि वो प्रेशर से, वो वेट से जो सराउंडिंग वेसल्स ब्लीड हो रही है वो स्टॉप हो जाए। हमेशा इस पेशेंट के बेड साइड पर रखनी है सिजर, 1 पेयर ऑफ सिजर। रीजन बिहाइंड, अगर ये डिस्ट्रेस में गया, अगर पेशेंट डिस्ट्रेस में गया तो ये ट्यूब को निकाल सके। अब ट्यूब में आपने 300 ml की हवा या 500 ml की हवा भरी है, जो सिरिंज से जल्दी निकाल पाना तो मुश्किल होगा, इसीलिए बेहतर है कि एक सिजर रख ले। नाउ मूव टू अनदर टॉपिक विच इज कलर कोडिंग ऑफ गैस सिलेंडर। यस, वी आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट, और बहुत अच्छे से हमें अभी तक याद हो चुका है। बिल्ड द कॉन्फिडेंस, बिकॉज यू हैव कम दिस मच पार, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है। और मैं नॉर्सेट 9.0 क्लियर करके ही दिखाऊंगी, क्लियर कर लिया मैंने। हैव दिस फेथ इन योर माइंड, मेरी सीट पक्की है। नॉर्सेट का पेपर इज गोइंग टू बी वेरी इजी, और मैंने सारे क्वेश्चन जितने भी मुझे आते हैं मैक्सिमम अटेम्प्ट करने, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। नाउ बैक टू कलर कोडिंग सिलेंडर। सबसे कॉमन, सबसे फेवरेट विच इज ऑक्सीजन। सो इट इज आपका शोल्डर सिलेंडर का व्हाइट होगा, बॉडी होगी ब्लैक। देन यू हैव दिस नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी बोलते हैं। वी कैन यूज इन एनेस्थीसिया एंड एनर्जेसिक पर्पस, जिसका ब्लू इन कलर है। देन मेडिकल एयर, जो शोल्डर है वो ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप है, एंड बॉडी आपकी ग्रे है, यूज्ड इन केस ऑफ रिसेसिटेशन, वेंटिलेशन, एंड इन केस ऑफ मेनी रेस्पिरेटरी थेरेपीज में यूज करेंगे। नाइट्रोजन ब्लैक इन कलर, राइट, नाइट्रोजन ब्लैक इन कलर, क्रायो सर्जरी में लिक्विफाइड नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रे इन कलर, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी टू इन एब्डोमिनल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी टू क्रिएट न्यूमोपेरिटोनियम। देन वी हैव हीलियम विच इज ब्राउन इन कलर। हीलियम को आप एमआरआई मशीन में यूज कर सकते हो, उसके मैग्नेट को कूल करने के लिए वी हैव हीलियम। दिस इज योर एंटोनॉक्स। एंटोनॉक्स में याद रखना है, शोल्डर पे पूरा शोल्डर व्हाइट नहीं है, बट एक क्वाड्रेंट व्हाइट है, पूरा आपका ब्लू है। सो दिस इज 50% ऑक्सीजन, 50% नाइट्रस ऑक्साइड हो गया आपका एंटोनॉक्स। पिन इंडेक्स की बात करें, बहुत सिंपल था, 5, 6, 7। रिमेंबर, 7 संडे होता है महीने, हफ्ते में वी हैव 7 डेज। 7वां दिन हम सबको पसंद होता है क्योंकि उस दिन एंटरटेनमेंट करते हैं, एंटरटेनमेंट से एंटोनॉक्स। सो पिन इंडेक्स फॉर एंटोनॉक्स इज 7, राइट। देन हमें क्या याद रखना है, 5 और 6 वाला, 1 5, 2 5, 3 5, राइट। 1 5 हमें याद रखना है मास्लो हायरार्की, सबसे पहले हमें चाहिए हवा, राइट। तो 1 5 इज मेडिकल एयर, 2 5 हवा के अंदर हमारे काम का क्या है, ऑक्सीजन। 3 5 जो मोस्ट कॉमन अदर गैस, अदर सिलेंडर है, नाइट्रस ऑक्साइड। 1 6 में आ जाएगा 1 6, 2 6 एंड 3 6। 1 6 इज कार्बन डाइऑक्साइड मोर देन 7%, 2 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेस देन 7%, 3 6 इज फॉर साइक्लोप्रोपेन, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑक्सीजन थेरेपी के डिवाइसेस के, तो हमारे पास 2 तरीके के डिवाइस थे, लो फ्लो एंड हाई फ्लो। लो फ्लो का दूसरा नाम था वेरिएबल परफॉर्मेंस डिवाइस, हाई फ्लो का नाम था फिक्स्ड परफॉर्मेंस डिवाइस। वेरिएबल परफॉर्मेंस डिवाइसेस में एग्जांपल थे नेजल प्रोंग हो गया आपका, सिंपल फेस मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क एंड पार्शियल रीब्रीदर मास्क। द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कौन सा मास्क डिलीवर करता है अमंग दिस लो एंड हाई फ्लो? Remember that is non-rebreather mask can deliver more than 95% FiO2. It is a low flow oxygen device. High flow nasal cannula can deliver 100% FiO2. लेकिन इसके ड्रॉबैक है, ये बैरोट्रॉमा कर सकता है, और ये हीटेड एंड ह्यूमिडिफाइड रिक्वायरमेंट है। जब भी आप हाई फ्लो नेजल कैनुला दोगे आपको इसे हीटेड एंड ह्यूमिडिफाइड वे में देना पड़ेगा। अगर मैं बैग वेल्व मास्क की बात करूं, विदाउट विदाउट रिजर्वायर बैग, एम्बू बैग, विदाउट रिजर्वायर बैग,
तो ये देगा आपका 21%। जो एटमोस्फेरिक एयर है, अगर बैग वेल्व मास्क विद रिजर्वायर बैग, तो ये 100% ऑक्सीजन देगा। रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट। वेंचुरी आपने याद करना है, वेंचुरी में उसके वेल्व का निमोनिक, लेट अस क्विकली रिवाइज, क्या था हमारा वेल्व का निमोनिक? ये दिस इज अगेन बहुत कॉमन है, पिछले नॉट सेट में पूछा था। तो निमोनिक इज बॉय, BWOY, boy. You met with the boy. The boy was a red flag, and you changed him into the green flag, right? So remember the B is हमारा B से क्या था? Blue color, right? W से हो जाएगा white, O से orange, Y से yellow, red and green. अब इसमें याद क्या रखना है? जब हमें सारे कलर याद हो जाएंगे, then we have to remember the FiO2 and the flow rate. So flow rate आपका यहाँ पे ऑक्सीजन, this is flow rate, right? ऑक्सीजन का फ्लो रेट आपने याद रखना है 2, 4, 6, 8, 10 एंड 15, ऐसे याद रखेंगे, लीटर पर मिनट। FiO2 याद रखेंगे, FiO2 स्टार्ट विद 24, राइट? सो दिस इज 24, उसमें 4 ऐड करते जाओ, 24, 28, यहाँ पे 31 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 40 एंड लास्ट में 60। दिस यू नीड टू रिमेंबर। अभी तक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, दैट इज ऑन रेड वेंचुरी वाल्व, ये आपको याद रखना है, राइट। अगर हम आगे बढ़े तो आगे हमारा यस डिवाइसेस, उनका फ्लो रेट और उनका FiO2, नेजल कैनुला 1 to 6 लीटर पर मिनट, 24 से 44। सिंपल ऑक्सीजन मास्क यहाँ पे आपने चेंज करके कर देना है 6 से 10 लीटर पर मिनट, 44 से 60। मास्क नॉन रीब्रीदर रिजर्वायर मास्क है तो मोर देन 95%। एंड जो लीटर पर मिनट आपने लिखना है यहाँ पे 10 से 15 लीटर पर मिनट कर देना है, राइट। वेंचुरी में भी आपका 10 से 15 लीटर पर मिनट है, एंड इट कैन डिलीवर 24 से 60% ऑफ FiO2, राइट। दिस यू नीड टू रिमेंबर। ब्लड सैंपलिंग की अगर हम बात करें, सो ब्लड सैंपलिंग में व्हाट आर द कॉमन साइट? आपकी मीडियन क्यूबाइटल हो गया, सेफेलिक एंड बैसिलिक वेन हो गया। सो रिमेंबर दीज आर द मोस्ट कॉमन साइट जिससे आप ब्लड सैंपल लेते हो। वैक्यूटेनर निडल होल्डर हो गया। And the order of draw. Order of draw is very important in order to minimize the risk of cross contamination of the sample. So सबसे पहले blood culture लेना है, then citrate लेना है, right? 3.2% sodium citrate is the anticoagulant which is present in citrate. देन सीरम सेपरेटर के ट्यूब आ गए आपके पास, वो आपको याद रखना है। देन आपका रेड कलर का ट्यूब आ गया, और अगर आपको बहुत जल्दी सैंपल भेजना है देन यू कैन यूज दिस ऑरेंज टॉप वैक्यूटेनर जहां पे रैपिड टेस्टिंग हो जाएगा, राइट। देन वी हैव प्लाज्मा वैक्यूटेनर, राइट। ऑलवेज रिमेंबर प्लाज्मा वैक्यूटेनर, द हेपेरिन वाला वैक्यूटेनर, इसमें भी आपको नॉर्मल 8 to 10 टाइम इन्वर्जन करना है। देन आपका EDTA वाली फैमिली आ गई, लेवेंडर फैमिली, जिसमें आपका एंटीकोएगुलेंट K2 EDTA होगा, ये आपको CBC के लिए यूज करना है। HbA1c के लिए हम यूज कर सकते हैं। PT सेपरेटर ट्यूब पर्ल कलर का है, दिस इज योर PT सेपरेटर ट्यूब है, राइट। ये आपको याद रखना है। देन ग्रे कलर का ट्यूब यू कैन यूज फॉर ब्लड शुगर सैंपल, जिसमें आपने याद रखना है पोटेशियम ऑक्सलेट एंड सोडियम फ्लोराइड इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन दिस, और इसको भी 8 to 10 टाइम आपने क्या करना है? इन्वर्ट करना है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप बार कोड अप्लाई करोगे, यू हैव टू पुट द बार कोड ऑन वैक्यूटेनर एट द पेशेंट बेड साइड। पेशेंट के बेड साइड पे बार कोड लगाना है। ब्लड कल्चर आपका एक स्टेराइल प्रोसीजर है जो आप स्टेराइल तरीके से यूज करोगे। मिनिमम आपको ब्लड कल्चर में 2 ब्लड कल्चर बॉटल में सैंपल लेना है, मतलब एक ब्लड कल्चर के लिए 2 बॉटल आपने लेनी ही लेनी है, राइट। एंड दोनों आपने डिफरेंट साइड से लेनी है। तो मिनिमम जो ब्लड कल्चर में आप जो सेट लेते हो, 2 सेट ऑफ ब्लड कल्चर, 2 सेट ऑफ ब्लड कल्चर, ये आपका एक रूटीन प्रैक्टिस है। 2 सेट मतलब एक सेट में हमारे पास 2 बॉटल है, एक एरोबिक, एक आपकी एनारोबिक हो गई, राइट। ये आपने याद रखना है। एनारोबिक वाला ऑरेंज टॉप होगा, एरोबिक वाला ग्रीन टॉप होगा, पीडियाट्रिक में वो येलो टॉप हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा ब्लड कल्चर का बॉटल हो गया। देन आपने टूर्निकेट को जहां से भी इंसर्शन साइट है 3 to 4 इंच अबव प्लेस करेंगे। जब भी निडल को इंसर्ट करेंगे, हब ऊपर की तरफ होना चाहिए। द मोमेंट यू विल सी द ब्लड इज कमिंग, रिलीज द टूर्निकेट, राइट। पंचर साइट को सिक्योर कर देंगे ड्रेसिंग से। दिस इज योर एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंडोट्रेकियल ट्यूब का दिस इज योर प्रोक्सिमल पार्ट। प्रोक्सिमल डिटैचेबल अडेप्टर है, ये आपका बेसिकली 15 मिलीमीटर का होता है, जिससे आप मैकेनिकल वेंटिलेटर सर्किट या एम्बो बैग को कनेक्ट करते हो।
ईटी ट्यूब इंसर्शन को इंट्यूबेशन बोलते हैं, टीटी रिमूवल को डी कैन्युलेशन बोलते हैं। इसमें जो ईटी ट्यूब में बेवल था वो लेफ्ट फेसिंग था, बेवल से ठीक ऊपर की तरफ एक साइड में मर्फी साइज होगी, जो कि प्रिवेंट करता है कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ट्यूब, राइट। सो टीटी जब इंसर्ट करेंगे राइट साइड से इंसर्ट करेंगे, एंड टीटी का जो साइज है कॉमनली किसमें रिप्रेजेंट, मिलीमीटर। मिलीमीटर का मतलब क्या है, इंटरनल डायमीटर। मोस्ट कॉमन साइज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब, तो मेल में मोस्ट कॉमन साइज है 8 से 8.5 मिलीमीटर, फीमेल में है 7 से 7.5 मिलीमीटर। इन केस ऑफ अगर हम न्यू बॉर्न की बात करें तो न्यू बॉर्न में साइज है 3 से 3.5 मिलीमीटर। अगर प्री टर्म का केस आए या लो बर्थ वेट बेबी का केस आए तो 2.5 मिलीमीटर। अगर बच्चा 8 साल से बड़ा है, 8 साल से बड़ा है, तो उस पर कव्ड ईटी ट्यूब का यूज करेंगे। द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज इज एज डिवाइड बाय 4 प्लस 3.5। जो बच्चा जिसका एज 8 साल से कम है वहां पे हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, एज बाय 4+4, एंड कनकव्ड ईटी ट्यूब इज प्रिफर्ड इन दिस केस, राइट। ये आपको याद रखना है। देन जब भी ईटी ट्यूब इंसर्ट करेंगे द डेप्थ शुड बी 2 सेंटीमीटर बिलो द वोकल कॉर्ड, 3 to 4 सेंटीमीटर अबव द कराइना। ये आपने याद रखना है, यहाँ पे इसको आपने करना है ठीक 3 to 4 सेंटीमीटर अबव द कराइना, दैट इज द एक्चुअल डेप्थ आपने याद रखनी है। मोस्ट कॉमन पोजीशन इंट्यूबेशन के लिए स्निफिंग पोजीशन है, लेकिन ओबीज में अगर ओबीज पेशेंट दिया है तो आप रैम्ड पोजीशन दोगे इन केस ऑफ ओबीज पेशेंट, रैपिड एयरवे मैनेजमेंट पोजीशन। द मोस्ट एक्यूरेट मेथड और बेस्ट मेथड, यहाँ पे ध्यान रखिए, सबसे बेस्ट मेथड हमेशा कैप्नोग्राफी है। अगर आपके पास कैप्नोग्राफी है और एक्सरे दोनों ही अवेलेबल है ऑप्शन में, देन द सबसे बेस्ट आंसर इज कैप्नोग्राफी, जहां पे हमें एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सो द मोस्ट एक्यूरेट और बेस्ट मेथड इज कैप्नोग्राफी। एक्सरे इज ऑल्सो द मोस्ट एक्यूरेट मेथड, बट अगर दोनों होंगे देन गो विद कैप्नोग्राफी। वी हैव कोलोरीमेट्रिक कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्टर, जिसको आप ईटी ट्यूब पे लगाते हो और जब पेशेंट एक्सहेल करता है तो वो पर्पल से येलो कलर में हो जाएगा, दैट ऑल्सो इंडिकेट, बट दिस इज least reliable method to indicate the placement of ET tube. Then high pressure alarm जब भी आएगा you have to think of kink obstruction because of secretion या ट्यूबिंग कहीं से मुड़ गई है। लो प्रेशर अलार्म ट्यूब डिस्कनेक्ट हो गया है या लीकेज हो रहा है, राइट। ईटी ट्यूब को यूजली ओवर द लिप्स एंड चीक्स पे फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायनाप्लास्ट। इफ आई टॉक अबाउट सक्शनिंग हमेशा जो है जब भी पेशेंट को रिक्वायरमेंट है तब भी आप सक्शनिंग करेंगे। सक्शनिंग जब आप करेंगे तो पहले आप पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट करेंगे 2 मिनट तक, देन सक्शनिंग जब खत्म कर लेंगे तो उसके बाद पोस्ट ऑक्सीजनेट करेंगे। इन बिटवीन जब सक्शनिंग होगी तो 30 सेकेंड तक हाइपर वेंटिलेट करेंगे। ओपन सक्शनिंग स्टेराइल प्रोसीजर है, क्लोज सक्शनिंग आपका क्लीन प्रोसीजर है, ये आपने याद रखना है। सक्शनिंग का ड्यूरेशन 10 to 15 सेकेंड है जब भी आप ईटी ट्यूब या टीटी की सक्शनिंग कर रहे हो, लेकिन अगर एक सेलेक्ट करना है देन गो विद 10 सेकेंड, राइट। सक्शनिंग के लिए रैटलिंग और ब्रोंकाई साउंड प्रेजेंट होंगे, पेशेंट का सिक्रीशन विजिबल होगा, पेशेंट का जो आपका पीक प्रेशर है वो बढ़ा हुआ होगा, राइट। सक्शनिंग करते टाइम ऑलवेज रिमेंबर सक्शन प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। जहां पे आपको सक्शनिंग करनी है वहां पे पहुंच जाओ, रेजिस्टेंट मिल गया दैट मीन्स कराइना पे पहुंच गए हो, उससे 1 to 2 सेंटीमीटर ऊपर पुल करना है, नहीं तो पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। जब भी हम सक्शनिंग करेंगे, अगर आपको ईटी ट्यूब वाला पेशेंट है तो पहले आप ट्रेकियल सक्शन करोगे, ओरोट्रेकियल सक्शनिंग करोगे, देन आप ओरोफेरिंजियल, फिर आप नेजोफेरिंजियल करोगे। सो रिमेंबर ओरोफेरिंजियल सक्शनिंग फर्स्ट देन बिफोर नेजोफेरिंजियल सक्शनिंग। सक्शन प्रेशर यूजली जो आपको याद रखना है, अडल्ट में 150 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, चाइल्ड में मैक्सिमम इज 120 ये, एंड आपका इन्फेंट में जो आप याद रखोगे दैट इज 100 की रेंज में, इट इज 80 to 100, ये आपने याद रखना है। न्यूनेट में नॉट मोर देन 80। ये जो आपका सक्शन प्रेशर था ये था वॉल माउंटेड वाला, पोर्टेबल का कम होता है, इट इज ओके, बट पोर्टेबल का आपसे पूछेगा नहीं, दे आर गोइंग टू आस्क यू द वॉल माउंटेड सक्शन प्रेशर, जो याद रखना है। सक्शन कैथेटर का साइज का फॉर्मूला कैसे सेलेक्ट करेंगे, ईटी ट्यूब का साइज आपको दिया होगा, वो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा उससे हमें वन साइज स्मॉल सक्शन कैथेटर यूज करना है। आइडियल सक्शन कैथेटर अडल्ट पेशेंट के लिए अगर हम बोले तो इट इज 12 to 16 फ्रेंच का हम यूज कर सकते हैं। अगर
16, 12 नहीं दिया है, 18 दिया है, देन गो विद 18, मैक्सिमम अप टू 18 यू कैन यूज सक्शन कैथेटर फॉर अडल्ट। राइट, ट्रिक्योस्टमी ट्यूब की बात करें, सो ट्रिक्योस्टमी ट्यूब आप कहां पे इंसर्ट कर रहे हो? द मोस्ट कॉमन ट्रिक्योस्टमी ट्यूब यू आर इंसर्टिंग एट द लेवल ऑफ ट्रेकियल रिंग 2 एंड ट्रेकियल रिंग 3 के बीच में। राइट, ट्रेकियल रिंग 1 पे जो ट्रिक्योस्टमी आप इंसर्ट करोगे विच इज हाई ट्रिक्योस्टमी लेवल अबव द लेवल ऑफ इस्थमस, कहाँ कर रहे हैं? इन केस ऑफ लेरिंजेक्टमी सर्जरी में। ट्रेकियल रिंग 3 और ट्रेकियल रिंग 4 ये लो ट्रिक्योस्टमी होती है जो आप परफॉर्म कर सकते हो, बट मोस्ट कॉमनली आप 2 एंड 3 के लेवल पे ट्रिक्योस्टमी करते हो। ड्रेसिंग आपने चेंज करनी है हर शिफ्ट में। सोल्यूशन ड्रेसिंग का नॉर्मल सलाइन है। कैनुला को भी, जो इनर कैनुला है उसे भी आप जो है स्टेराइल तरीके से क्लीन करोगे, विच इज एवरी 12 आवर्ली यू हैव टू क्लीन, एंड आप ये नॉर्मल सलाइन मेथड से करने वाले हो। जब भी पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में ट्रिक्योस्टमी करके आता है तो फर्स्ट 24 आवर यू डोंट हैव टू चेंज द ड्रेसिंग, क्योंकि वहां पे रिस्क है ट्रिक्योस्टमी डिसलॉजमेंट का। मेच्योर ट्रिक्योस्टमी एंड फ्रेश ट्रिक्योस्टमी। fresh tracheostomy stoma is less than 7 days, and if the stoma is more than 7 days mature हो गया। मेच्योर में अगर डिसलॉजमेंट होता है तो आप रीइंसर्ट कर सकते हो। फ्रेश में अगर डिसलॉजमेंट होगा तो रीइंसर्ट नहीं करना है, उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, इतना आपने याद रखना है। राइट, अगर आप ये वाली इमेज को देखो, सो दिस इज योर फेनेस्ट्रेटेड ट्रिक्योस्टमी ट्यूब। फेनेस्ट्रेटेड ट्रिक्योस्टमी ट्यूब आप अनकव्ड वाला यूज करोगे, एंड ये हम परमानेंट ट्रिक्योस्टमी के केस में ज्यादा प्रेफर करते हैं जिस पेशेंट को स्पीकिंग में सपोर्ट करना चाहते हैं। राइट, सो अनकव्ड यूज करना, एंड व्हेनेवर यू आर यूजिंग दिस फेनेस्ट्रेटेड ट्रिक्योस्टमी ट्यूब, दो असेसमेंट, स्वेलोइंग एबिलिटी, पेशेंट को कोई भी स्वेलोइंग करने में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, प्लस पेशेंट को कोई भी एयरवे डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए। राइट, ये दोनों चीजें नहीं होंगी तभी आप पेशेंट को फेनेस्ट्रेटेड ट्रिक्योस्टमी ट्यूब लगाओगे। अदरवाइज अगर आपने फेनेस्ट्रेटेड लगा दिया और पेशेंट डिस्ट्रेस में चला गया तो उसके एयरवे में, उसके लंग्स तक एयर नहीं पहुंच पाएगी, वो यहां से लीक हो जाएगी, ये याद रखना है। राइट, इसके अलावा हमें हमेशा पेशेंट के बेड साइड पे दो ट्रेक्योस्टमी ट्यूब रखने हैं, वन सेम साइज वन स्मॉलर साइज, एंड इसकी जो ड्रेसिंग होती है वो होती है की होल ड्रेसिंग 4x4 इंच साइज की, और ये की होल ड्रेसिंग का ये जो कट है ये पार्ट हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए ताकि अगर कुछ भी सिक्रीशन आए तो यहाँ कलेक्ट हो जाए। दिस यू नीड टू रिमेम्बर। राइट, ये इसका आपका ट्रेक्योस्टमी ट्यूब हो गया। दिस इज द इनर कैनुला, दिस इज द ऑब्टूरेटर। ऑब्टूरेटर पेशेंट के बेड साइड पे रखा रहेगा स्टेराइल कंटेनर में, ताकि अगर कभी डिसलॉजमेंट होता है ना आपको नया ट्रेक्योस्टमी ट्यूब डालना पड़े और ऑब्टूरेटर ना हो, यू कैन यूज द सेम ऑब्टूरेटर। Right, then blood transfusion. Blood transfusion, one more point, decannulation, the process of removal. Decannulate जब भी करेंगे तो हमेशा याद रखिए पहले आप कफ को डिफ्लेट करोगे और उसके बाद आप decannulation कैप लगाते हो for spontaneous breathing trial. This you need to remember. Right, so blood transfusion में very important blood product ABO compatibility जो और RH जो आपकी एंटीजन है वो किस में चेक करना है, किस में नहीं करना है, सिर्फ ये क्वेश्चन एक्सेप्शनल है, प्लेटलेट। सो प्लेटलेट के केस में एबीओ और आरएच जो है कंपैटिबिलिटी टेस्ट नहीं रिक्वायरमेंट है, बाकी सब में करना है। राइट, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एंड क्रायो प्रेसिपिटेट में आरएच एंटीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आरएच टेस्टिंग नहीं होगी, सिर्फ एबीओ आपने ब्लड ग्रुप चेक कर देना है। यूनिवर्सल डोनर इज ओ नेगेटिव, यूनिवर्सल रिसिपिएंट इज एबी पॉजिटिव, ये आप याद रखेंगे। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन हमेशा याद रखो, जब भी आप रेड पैक्ड आरबीसी को ट्रांसफ्यूज कर रहे हो आपका आइडियल टाइम 4 आवर, 4 आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगा। प्लेटलेट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जितना जल्दी ट्रांसफ्यूज कर दो उतना अच्छा है। जब आप ट्रांसफ्यूज करोगे मेक श्योर आपने ब्लड ग्रुप चेक करना है। ब्लड ग्रुप में हमेशा एक चीज याद रखो, हमें कभी भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को जिसके अंदर आरएच एंटीजन नहीं है उसे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं देना है। नेगेटिव कैन नॉट रिसीव पॉजिटिव, दिस यू नीड टू रिमेम्बर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हेयर, दिस इज द बीटी सेट। बीटी सेट का जो फिल्टर होता है वो 170 से 260 है, आपने अगर दोनों प्रेजेंट है ऑप्शन में 170 पे करेक्ट कर देना है। राइट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट में अगर आप बात करें तो कोई भी रिएक्शन होगी, द फर्स्ट एक्शन प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, स्टॉप द बीटी, आपने स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद सेकंड इज यू हैव टू कीप द लाइन ओपन बाय स्टार्टिंग द नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन। सो नॉर्मल सलाइन का इन्फ्यूजन चलाया, इन्फॉर्म टू द डॉक्टर एज पर द डॉक्टर ऑर्डर, टेक द ब्लड सैंपल, यूरिनरी सैंपल एंड सेट द ब्लड बैंक एंड बीटी सेट टू द
ब्लड बैंक, राइट, ये आपको करना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब भी स्टार्ट करेंगे, फॉर द फर्स्ट 15 मिनट यू हैव टू स्टे एट द पेशेंट बेड साइड फॉर मॉनिटरिंग एनी कॉम्प्लिकेशन और रिएक्शन। पेशेंट के बेड साइड पे रहेंगे एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन को बहुत ही स्लो फ्लो रेट पे स्टार्ट करेंगे, विच इज एट 2 ml/minute पे आपने स्टार्ट करना है, राइट। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज फेब्राइल नॉन हेमोलिटिकल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जिसे प्रिवेंट करने के लिए आप ल्यूकोसाइट रिडक्शन फिल्टर, ल्यूकोसाइट रिडक्शन फिल्टर का आप यूज करते हो, जो कि किस वजह से हो रहा है, बिकॉज जब आप ट्रांसफ्यूज करते हो तो जो डोनर का ब्लड है उसमें जो WBC प्रेजेंट होंगे वो रिसिपिएंट की बॉडी में जाके रिएक्ट कर सकते हैं, इसीलिए पेशेंट को फेब्राइल नॉन हेमोलिटिकल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है। द अर्ली साइन ऑफ फेब्राइल नॉन हेमोलिटिकल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन या एक्यूट हेमोलिटिकल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, पेशेंट विल हैव चिल्स, राइट, पेशेंट को क्या होगा, चिल्स, फीवर होगा, दिस इज going to be the early sign. Now IV, इसके अलावा there are more other complication, right? अगर हम बाकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो आपने याद रख लेना है कि हमारे पास एक्यूट हेमोलिटिकल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जिसका मोस्ट कॉमन रीजन क्या है, क्लेरिकल एरर, किसी और का ब्लड पेशेंट को किसी दूसरे ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को चढ़ा दिया है, राइट, जिसमें हाइपोटेंशन हो जाएगा, पेशेंट को फ्लैंक पेन होगा, फीवर होगा, तो ये आपने याद रखना है। इसी में ही डिलेड हेमोलिटिकल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कैसे होगा, बिकॉज बॉडी ने, जो रेसिपिएंट था उसकी बॉडी ने एलो एंटीबॉडी बना लिया और डिलेड आफ्टर 1 वीक पेशेंट को साइन एंड सिम्टम हो गए, दैट इज डिलेड हेमोलिटिकल रिएक्शन, जिसमें LDH का लेवल हाई होगा, डायरेक्ट कूम टेस्ट पॉजिटिव होगा, जॉन्डिस एंड अनीमिया हो जाएगा, ये याद रखना है। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, more than equal to 10 unit of blood to be transfused in 24 hour, more than 5 unit of blood transfused in 4 hour, massive blood transfusion, 1:1:1 का रेशो याद रखना है, 1 unit of packed RBC, 1 unit of FFP, 1 unit of platelet, हमेशा पहले पैक्ड RBC का ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करेंगे। एंड मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, द मोस्ट कॉमन एंटीकोएगुलेंट विल यूज इज CPDA, जिसमें सिट्रेट होता है, सिट्रेट कैल्शियम को बाउंड कर देगा, पेशेंट को हाइपोग्लाइकेमिया हो सकता है, पेशेंट को मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो सकता है, क्योंकि साइट्रेट लिवर जब वो करेगा मेटाबोलाइज तो बाइकार्बोनेट बनाएगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो सकता है, हाइपोकैलीमिया हो सकता है पेशेंट को, हाइपोथर्मिया, अगर आपने डायरेक्ट ब्लड बैंक से पैक्ड RBC पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर दिया बिना प्रेशराइज्ड इन लाइन फिल्टर के, राइट, तो रिमेंबर ये आपने याद रखना है। हाइपरकैलीमिया, जब हम नियर एक्सपायरी ब्लड या ओल्ड ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उसमें हाइपरकैलीमिया हो जाएगा। नॉन इम्यून मीडिएटेड जो आपकी कॉम्प्लिकेशन है वो है टाको, विच इज ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड, विच इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ फॉलोइंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वो आपने याद रखना है। ओवरलोड में द बेस्ट साउंड दैट यू कैन ऑस्कल्टेट, क्रैकल। IV cannula में let us quickly revise the IV cannula. So 14 gauge orange, 16 is grain color. We have 17 gauge जो आप यहाँ पे लिखेंगे white in color. This is your 17 gauge. Then ये हो गया 18 gauge. ये हो गया आपका, यहाँ पे आपका 20 गेज आएगा, ये आपका 22 हो गया, ये आपका 24 हो गया, 26 में क्या आएगा, पर्पल, राइट, पर्पल कलर आ गया। इन सारे कलर कोडिंग और गेज का तो नाम याद रखना है। अगर आप देखो 26 इज द हाईएस्ट नंबर, बट इसका जो डायामीटर होता है निडल का वो सबसे स्मॉलेस्ट है। 14 नंबर में छोटा है बट डायामीटर बहुत बड़ा, राइट। सो 14, 16 एंड 17 वी यूज फॉर ट्रॉमा पेशेंट। 18 रूटीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ओटी का पेशेंट है, कॉन्ट्रास्ट मीडियम देना है 18। 20 is for adult, 22 is for children and older adult, 24 is for infant and 26 is for newborn and neonate। इसमें फ्लो रेट सिर्फ आप ग्रीन का याद रखिए, लगभग 90 ml/minute यू कैन एडमिनिस्टर थ्रू दिस ग्रीन IV cannula, right? Most common complication of IV cannula is phlebitis, right? Most common complication क्या होगी, phlebitis होगी। phlebitis is the inflammation of the vein, जहां पे erythema होगा, warm to touch होगा, mild swallowing present होगी। another complication infiltration, जहां पे IV fluid अगर चल रहा होगा एंड वो IV fluid जो है बहुत स्लो रेट हो जाएगा, या लीकिंग एट द ड्रेसिंग साइट ऑफ पेरिफेरल IV लाइन, स्वेलिंग जो कि इन ड्यूरेशन में बदल जाएगी एंड कूल टू टच होगी, राइट। अगर आपने किसी पेशेंट को हाइपरटोनिक या वेसिकेंट ड्रग एडमिनिस्टर किया और वो लीक हो गया सराउंडिंग टिश्यू में, तो वो एक्स्ट्रावसेशन हो जाएगा, जो आपने याद रखना है, राइट, दिस इज एक्स्ट्रावसेशन। यूरिनरी कैथेटर में द कॉमन साइज दैट यू नीड टू रिमेंबर इज, तो यहाँ पे मेल में इट इज 16 एंड फीमेल में इट इज 14 फ्रेंच,
राइट, फ्रेंच का साइज हो गया ये। और ये आपका है इनड्वेलिंग फोलीज कैथेटर डबल ल्यूमन। यूरिनरी कैथेटराइजेशन एक स्टेराइल एसेप्टिक टेक्निक प्रोसीजर है। अगर आप स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं करोगे, एक्सोजीनस अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले गए तो पेशेंट विल बी एट रिस्क ऑफ कॉटी, राइट। यूरिनरी कैथेटर हर शिफ्ट में केयर हर शिफ्ट में प्रोवाइड करते हैं, वो एक क्लीन प्रोसीजर है। पोजीशन मेल में सुपाइन होगा, फीमेल में डॉर्सल रिकम्बेंट विद बोथ द नी फ्लेक्स्ड रखना है। और जो आपका पेशेंट का यूरो बैग होगा उसको आप व्हेन इट इज हाफ और वन थर्ड फुल हो जाएगा उसे आप एम्प्टी करोगे, राइट। फोलीज कैथेटर का द मैक्सिमम टाइम यू कैन यूज इट 14 to 28 days, बट एवरी 7 days रिप्लेस करते हैं इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कॉटी। सिलिकॉन वाला जो कैथेटर है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, जिसे आप मैक्सिमम यू कैन यूज अप टू 3 month, 90 days और 12 weeks, राइट। मेलिकॉट कैथेटर, फोलीज कैथेटर, दीज आर योर सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर। अगर दोनों ही ऑप्शन में हो और एक सेलेक्ट करना है देन गो विथ मेलिकॉट कैथेटर। प्रेशर अल्सर ऑल्सो नोन एज डेक्यूबिटस अल्सर और प्रेशर इंजरी, मोस्ट कॉमन साइट है सेक्रम, इस्चियम, ये सारी कॉमन साइट है बट डिपेंड अपॉन पोजिशन टू पोजिशन, राइट। एंड इसके लिए जो कॉमनली असेसमेंट टूल यूज करते हैं वो है ब्रैडन, नॉर्टन एंड वाटरलॉ। ब्रैडन एंड नॉर्टन आपके आईएनसी सिलेबस में, वाटरलॉ इज द अब्रॉड असेसमेंट टूल जो बाहर यूज होता है, बट आपने ब्रैडन रट लेना है और नॉर्टन आपको नाम पता होना चाहिए। The most early sign of pressure ulcer is discoloration of the skin. Most common factor जिससे पेशेंट को प्रेशर अल्सर हो सकता है, डिक्रीज immobility, डिक्रीज सेंसरी परसेप्शन, पुअर न्यूट्रिशनल इनटेक। तो ब्रैडन के जितने भी पैरामीटर है ना, दे आर द कॉमन पैरामीटर। स्टेज की अगर हम बात करें तो देर आर 4 स्टेज और 2 एडिशनल स्टेज होती है। स्टेज 1 में कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ये है कि स्किन इंटैक्ट है, स्किन इंटैक्ट है बट रेडनेस होगा और वो नॉन ब्लांचेबल एरिथमा होगा, राइट। यहाँ पे आपको स्किन को कोई ड्रेसिंग प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू कीप दैट प्रेशर अल्सर स्टेज 1 ओपन टू द एटमॉस्फेरिक एयर, मसाज वगैरह कुछ नहीं करना है, उस पर्टिकुलर एरिया पे प्रेशर प्रोवाइड नहीं करना है। स्टेज 2 में 2 चीजें होंगी, या तो ब्लिस्टर होगा जिसमें सीरियस फ्लूइड भरा होगा, या फिर स्किन पीलिंग हो गई होगी, एपिडर्मिस एंड डर्मिस एक्सपोज होगी, राइट। तो अगर ये वाली जिसमें पील हो रखी है इसमें डेफिनेटली यू आर गोइंग टू यूज द ड्रेसिंग, हाइड्रोकोलाइडल ड्रेसिंग, जो आप हर 3 से 5 दिन बाद रिप्लेस करने वाले हो, राइट। देन यू हैव स्टेज 3। स्टेज 3 में आपका क्या है, सबक्यूटेनियस टिश्यू तक इन्वॉल्व हो गया है, हाइड्रोकोलाइडल ड्रेसिंग इज बेस्ट टू यूज। स्टेज 4 जहां पे आपका जो प्रेशर अल्सर है एक्सटेंड होके बोन टिश्यू, मसल, टेंडन तक पहुंच गए, राइट, दैट इज योर स्टेज 4। अब आता है अनस्टेजेबल। अनस्टेजेबल बेसिकली क्या होता है, जो वुंड है, प्रेशर अल्सर है, वो पूरा कवर है विथ स्लफ एंड स्कार। इफ यू कैन सी दिस वुंड, आपको नहीं पता चलेगा कि ये स्टेज 3 है या स्टेज 4 है। सबक्यूटेनियस टिश्यू तक इन्वॉल्व है ये प्रेशर अल्सर, या फिर ये और डीप गया है, तो पहले आपको ये स्लफ एंड स्कार को रिमूव करना पड़ेगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिब्राइडमेंट, देन ओनली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, इसीलिए इसे अनस्टेजेबल बोला जाता है। डीप टिश्यू इंजरी हाई फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है, जिसमें पर्टिकुलर एरिया पे जो फ्रिक्शनल वाला एरिया होता है उसमें मरून या पर्पलिश कलर का डिस्कलरेशन हो जाता है। स्किन इंटैक्ट है, या तो स्किन इंटैक्ट होगी स्टेज 2 जैसे स्टेज 2 में था, या फिर ब्लिस्टर होगा, लेकिन इस ब्लिस्टर में सीरियस फ्लूइड नहीं होगा, ब्लड सैंग्विनस टाइप फ्लूइड होगा, राइट। दिस इज, यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ डीप टिश्यू इंजरी। सो प्रिवेंटिव मेजर, चेंज द पोजीशन ऑफ द पेशेंट एवरी 2 hourly, ये आपने याद रखना है। अफेक्टेड एरिया को ड्राई एंड क्लीन रखना है, बेडशीट प्रॉपरली रिंकल फ्री होनी चाहिए, पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट देनी है, और उसके जो ओबीस पेशेंट है उसको कभी भी लिनन से ट्रांसफर नहीं करना है, शिफ्ट नहीं करना है, बेडशीट से करना है, या फिर जो आपका ट्रांसपोर्ट डिवाइसेस आते हैं उनसे आपने पेशेंट को शिफ्ट करना है, राइट। वाटर एंड एयर मैट्रेस ऑल्सो यू कैन यूज। नाउ लेट अस क्विकली डिस्कस द सीपीआर वन लाइनर। सो अंडर सीपीआर हमें याद रखना है द कार्डिनल साइन क्या थे, अनरेस्पॉन्सिवनेस, नो पल्स, नो रेस्पिरेशन, नो रेस्पिरेशन के अंदर गैस्पिंग और आपका वो भी आ जाएगा एगोनल ब्रेथ, राइट। पल्स साइट की अगर हम बात करें तो पल्स साइट में अडल्ट में कैरेटेड है, चाइल्ड में कैरेटेड, प्रेफर मोर देन फेमोरल, अगर फेमोरल है ऑप्शन में, कैरेटेड नहीं है देन गो फॉर फेमोरल। इन्फेंट में ब्रेकियल। पल्स जब भी चेक करेंगे तो रिमेंबर लेस देन 10 सेकेंड, और यहाँ पे मैंने मोर देन का साइन बनाया जिसे हम करेक्ट करेंगे, लेस देन 10 सेकेंड, राइट। अगर 5 सेकेंड दिया है, 10 सेकेंड, लेस देन 10 सेकेंड दिया है देन गो विद 10 सेकेंड, लेस देन 10 सेकेंड, राइट। लोकेशन ऑफ हैंड प्लेसमेंट कहां पे रखना है, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। इन्फेंट के केस में निप्पल लाइन से ठीक नीचे, इमेजिनरी लाइन लिपन के बीच में एंड ठीक उससे नीचे, बाय यूजिंग थंब एंसर्कलिंग या 2 finger टेक्निक इन केस ऑफ इन्फेंट।
डेप्थ ऑफ चेस्ट कंप्रेशन अडल्ट में 5 सेंटीमीटर 2 इंचेस, चाइल्ड में भी 5 सेंटीमीटर 2 इंचेस, इन्फेंट में 4 सेंटीमीटर 1.5 इंचेस, बट मैक्सिमम डेप्थ जो आपको याद रखनी है विच इज 6 सेंटीमीटर 2.4 इंचेस, राइट। रेट ऑफ चेस्ट कंप्रेशन रेशो हो जाएगा हमारा 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट, राइट। रेशो की अगर हम बात करें सिंगल रेस्क्यूअर में सब जगह पे 30:2 सिंगल रेस्क्यूअर, लेकिन अगर मल्टीपल रेस्क्यूअर है तो चाइल्ड और इन्फेंट में 15:2 हो जाएगा, राइट। मिनिमम इंटरप्शन 10 सेकंड से कम होना चाहिए। रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन हर 2 मिनट पे या 5 साइकिल ऑफ सीपीआर पे आपने असेस करना है। शॉकेबल रिदम आपकी दो होती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, नॉन शॉकेबल एसिस्टोल एंड पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। शॉकेबल रिदम में जितना जल्दी आप शॉक दे दोगे उतना अच्छा है। सिनेरियो को बहुत ही ध्यान से अटेम्प्ट करना। सबसे पहले आप चेस्ट कंप्रेशन ही कर रहे हो, अगर क्वेश्चन में ही चेस्ट कंप्रेशन ऑलरेडी नर्सिंग स्टाफ ने या रेस्क्यूअर ने स्टार्ट कर दिया, देन इमीडिएटली अगर आपके पास डिफिब्रिलेटर है, गो विद डिफिब्रिलेटर, राइट। जो नॉन शॉकेबल रिदम है वहां पे सीपीआर एंड मेडिकेशन इज गोइंग टू बी द बेस्ट ट्रीटमेंट। रिवर्सिबल कॉज, 3 बार शॉक दे दिया, पेशेंट वापस से रॉस्क नहीं आ रहा है, रिवाइव नहीं कर रहा है, देन थिंक ऑफ रिवर्सिबल कॉजेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। 5H में आपका आ जाएगा हाइपोक्सिया, हाइपरकेलीमिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोवोलीमिया, हाइड्रोजन आयन मींस एसिडोसिस। 5T में टेंशन, न्यूमोथोरिक्स, कार्डियक टेम्पोनेट, टॉक्सिन, इन्फेक्शन, थ्रोम्बोसिस, कोरोनरी एंड पल्मोनरी। अगर हम चेन ऑफ सर्वाइवल की बात करें तो अडल्ट आउटसाइड हॉस्पिटल चेन ऑफ सर्वाइवल और इनसाइड हॉस्पिटल चेन ऑफ सर्वाइवल के लिंक को आपको याद रखना है। जैसे आउटसाइड में आपने एक्टिवेशन ऑफ इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आप एक्टिवेट करोगे फिर आप चेस्ट कंप्रेशन दोगे। अगर आपके पास एईडी है तो आप डिफिब्रिलेशन करोगे। पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करना है एडवांस रिसेसिटेशन के लिए। अगर पेशेंट बच गया तो पोस्ट कार्डियक केयर एंड लास्ट में रिकवरी। नाउ रिमेंबर, जब पेशेंट का रॉस्क रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन अचीव हो जाता है, अगर इस कंडीशन में आपका पेशेंट कोमाटोज वाला है तो कोमाटोज पेशेंट को टारगेटेड टेम्परेचर मॉनिटरिंग करते हैं। टारगेटेड टेम्परेचर मतलब 32 से 36 डिग्री सेल्सियस पे आप इस पेशेंट को रखोगे ताकि मेटाबॉलिक नीड हम कम कर सके। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अभी याद करना है वो है हाई क्वालिटी इफेक्टिव सीपीआर के कंपोनेंट। डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क यू, जिसमें 5 चीजें याद रखनी है। नंबर 1, कंप्रेशन एट प्रॉपर एडिक्वेट रेट एंड डेप्थ। नंबर 2, प्रॉपर हैंड प्लेसमेंट। नंबर 3, अवॉइड एक्सेसिव वेंटिलेशन ताकि वो एस्पिरेट ना कर जाए। नंबर 4, मिनिमम इंटरप्शन। नंबर 5, अलाउ प्रॉपर चेस्ट रीड। नाउ दीज आर द सम ऑफ कॉमन पोजीशन जो आपसे पूछी जा सकती है। स्पेशली लिवर बायोप्सी के बाद आप पेशेंट को किस पोजीशन में रखोगे? सेम साइड, राइट साइड लाइन पोजीशन लिवर बायोप्सी, राइट। सो ये कुछ कॉमन पोजीशन है जो आपने बिल्कुल रट लेनी है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। पोजीशन के बाद अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट इज द सीक्वेंस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक। पूरी बॉडी में हमारा सीक्वेंस है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन एक्सेप्ट एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल में पाल्पेशन एंड ऑस्कल्टेशन स्विच कर लेंगे। सो इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन, पाल्पेशन, क्योंकि अगर आप पहले पाल्पेट कर लोगे तो बावल साउंड आप ऑस्कल्टेट नहीं कर पाओगे। दिस यू नीड टू रिमेंबर, राइट। इसके अलावा बोन की कैलकुलेशन में रूल ऑफ 9 हाईली इंपॉर्टेंट। रूल ऑफ 9 आपने याद रखना है, थोरेक्स, राइट। एक ये चीज याद रखिए, दिस इज गोइंग टू बी योर एंटायर ट्रंक एरिया, राइट। ये पूरा ट्रंक है, ट्रंक वाला एरिया है आपका, पीछे पोर्शन बॉडी का और आगे वाला। टोटल अगर एंटीरियर ट्रंक पूछेगा तो 80%, 18%, पोस्टीरियर पूछेगा तो 18%, एंड टोटल इज गोइंग टू बी 36%, राइट। टोटल इज गोइंग टू बी 36%। दिस इज फॉर इन्फेंट। इन्फेंट में वैसे अभी तक पूछा नहीं गया है, बट इफ यू नीड टू रिमेंबर यू हैव टू रिवाइज। तो आप ये इन्फेंट का जो बर्न का कैलकुलेशन के लिए जो रूल ऑफ 9 है वो आप याद कर सकते हैं, राइट। बीएमआई का फॉर्मूला वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर होल स्क्वायर, ये याद रखना है। मीन आर्टीरियल का जो प्रेशर है विच इज 2 मल्टीप्लाई बाय डायस्टोलिक, 2 बाय डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक डिवाइडेड बाय 3। टेम्परेचर के कन्वर्जन फॉर्मूला किसी एक को याद रख लो, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई बाय 5/9, राइट। एक फॉर्मूला आपने रखना है बस। अगर हम ब्रेथ साउंड की बात करें, द मोस्ट कॉमन ब्रेथ साउंड इज योर वेसिक्यूलर साउंड, जो कि एंटायर लंग फील्ड पे प्रेजेंट होते हैं, वो आपने याद रखने हैं, राइट।
अब नॉर्मल ब्रेथ साउंड में क्रैकल हमेशा इंडिकेट करेगा कोई ना कोई सर्कुलेटरी ओवरलोड का रिस्क, राइट। हाई पिच डिसकंटिन्यूअस साउंड है, व्हीजिंग कंटिन्यूअस साउंड है, हाई पिच एस्थमा, नैरोइंग ऑफ द एयरवे, जो इंडिकेट करता है कि एयरवे क्या है, नैरो है। देन स्ट्राइडर एक हमेशा इमरजेंसी वाला साउंड है जो कि अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करता है। रॉन्ग का है, रैटलिंग है, ये सिक्रीशन या ऑब्स्ट्रक्शन को रिफ्लेक्ट करेंगे। प्लूरल रब प्लूराइटिस के केस में होगा, जो कि विच इज द रबिंग ऑफ visceral and the parietal pleura. If I talk about blood pressure, the normal blood pressure, remember American Heart Association AHA ने बोला it should be less than systolic 120, less than 80 millimeter of mercury. So ये आपका normal blood pressure reading है. So be very careful while you'll answer such question. पल्स प्रेशर आपने सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक को जब माइनस करोगे तो पल्स प्रेशर आ जाएगा. सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिस्टोलिक, डायस्टोलिक एंड पल्स प्रेशर? सो इट इज 120, 80, 40, राइट. तो ये रेशियो होगा 3:2:1. सिमिलरली दे आर गोइंग टू आस्क यू द, जो आपका ब्लड प्रेशर का जो बीपी कफ होता है उसकी रीडिंग, उसका आपको पूछ सकते हैं कि बीपी ब्लड प्रेशर का जो स्फिग्नोमैनोमीटर का कफ है, what is the ideal length and width? The ideal length should be 80% of the patient arm circumference. Width should be 40% of the patient arm circumference. उसका रेशियो पूछ सकते हैं. So length by width का रेशियो अगर पूछा जाए तो length should be 80%, width should be 40%. तो ये हो जाएगा 2:1. ये याद रखना है आपने, राइट. हम जब भी बीपी मॉनिटर करते हैं, ऑलवेज मॉनिटर विद द, वो कौन सा मेथड लेंगे? पाल्पेटरी फॉलोड बाय ऑस्कल्टेशन मेथड. इस मेथड से आप ऑस्कल्टेटरी गैप को मिनिमाइज कर सकते हो. तो पहले यू हैव टू पाल्पेट द रेडियल आर्टरी. आपने रेडियल पल्स को पाल्पेट करना है, इन्फ्लेट करना है. जहां मूवमेंट पे, जिस पॉइंट पे रेडियल पल्स फील होना आपको बंद हो गया, वहां से 20 से 30 सेंटीमीटर, 20 से 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी आप और इन्फ्लेट करोगे. उसके बाद आप बहुत ही स्लो रेट पे, बहुत ही स्लो रेट पे बीपी के कफ को डिफ्लेट करोगे एट 2 to 3 मिलीमीटर पर सेकेंड, राइट. डिफ्लेशन याद रखना है, क्लियर. और जब आप डिफ्लेट करते हो तो आप ऑस्कल्टेट करते हो ब्रेकियल, जो आपका एंटी क्यूबाइटल फोसा है वहां पे ब्रेकियल पल्स के ऊपर आप अपना स्टेथोस्कोप रखोगे, डायफ्राम पार्ट, एंड यू ऑस्कल्टेट. फर्स्ट साउंड हमेशा आपका सिस्टोलिक होगा, लास्ट साउंड होगा डायस्टोलिक, विच इज कोरोटकॉफ फेज 5, राइट. अब बीपी में कफ का मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो बहुत लूज होगा तो आपकी फॉल्स रीडिंग आ जाएगी, बहुत वाइड होगा तो लो रीडिंग आएगी, राइट. लूज होगा तो हाई रीडिंग आएगी. एंड आर्म शुड बी एट द हार्ट लेवल. अबव एंड बिलो विल गिव यू अ फॉल्स reading. Orthostatic hypotension, postural hypotension, decrease in systolic blood pressure by 20, diastolic by 10 within 3 minutes of standing. Within 3 minutes of standing, this you need to remember. Now अगर हम टेम्परेचर की बात करें, so we have this chemical dot thermometer जिसे टेम्पर डॉट बोलते हैं. ये आपने याद रखना है, राइट. ये सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दोनों में ही अवेलेबल होता है और ये आप डिस्पोजेबल है, ये आप आइसोलेशन सेटिंग में यूज करते हो कॉमनली. नाउ अगर इफ दे आर गोइंग टू आस्क यू विच साइट इज कंसिडर्ड, दिस इज योर टेम्पर डॉट थर्मामीटर, राइट. अगर पूछे कौन सी साइट आपकी जो है कोर बॉडी टेम्परेचर के लिए, द मोस्ट कॉमन साइट दैट वी यूज, मोस्ट कॉमन साइट इज रेक्टल, राइट. मोस्ट कॉमन साइट रेक्टल है. लेकिन अगर प्रिफर्ड की जाए या आइडियल साइट जो है वो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है. पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ टेम्परेचर के लिए आप पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर नहीं लगा सकते. इसके अलावा लोअर इसोफेगस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट साइट जिससे आप कोर बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर कर सकते हो. यूरिनरी ब्लैडर भी एक साइट है जहां से हम कोर बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर कर सकते हैं. एक्सिला सबसे लीस्ट प्रिफर्ड साइट है for monitoring the body temperature. Oral is the most common site for monitoring the surface body temperature, right. ये आपको याद रखना है, ठीक है. देन इसके बाद अगर हमें ये जो आपका, ये जो डिजिटल वाला थर्मोमीटर है, इसे अगर आपको क्लीन करना हो, यू विल बी यूजिंग अल्कोहल स्वैब. एंड ये आपका बल्ब वाला पार्ट है, ये है स्टेम. सो बिफोर यूजिंग आप बल्ब टू स्टेम क्लीन करोगे, आफ्टर यूजिंग आप स्टेम टू बल्ब क्लीन करोगे, हाई फ्रॉम हाई टू लेस कंटामिनेटेड एरिया, राइट. ये आपको याद रखना है. देन इसके बाद हमारा यस नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, नेक्स्ट वी हैव दिस. सो मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग कोर बॉडी टेम्परेचर रेक्टल, लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग इज एक्सिलरी.
सो नर्सिंग थ्योरी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी नर्सिंग मेटा पैराडिग्म। तो चार चीजें नर्सिंग थ्योरी के लिए, चार चीजें आर वेरी इंपॉर्टेंट: नर्सिंग, एनवायरमेंट, पेशेंट एंड उसकी हेल्थ, क्योंकि यही चीजों से मिलके आप नर्सिंग थ्योरी को प्रोसीड करते हो। कुबलर रॉस मॉडल ऑफ ग्रीफ, दापता डिनायल के नहीं मेरे साथ नहीं हो सकता, गुस्से में आना, एंगर, बार्गेन करना, डिप्रेशन में जाना कि क्यों हो गया मेरे साथ, एंड फाइनली उसको एक्सेप्ट करना। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में ग्रीविंग इज द इंटरनल रिस्पॉन्स टू एनी डेथ ऑफ नियर वन और लॉस। बेरीवमेंट इज अ पीरियड जब लॉस हुआ, लॉस के बाद यू आर सोशली एक्सेप्टिंग कि अब ये लॉस हो गया, तो इसके बीच का जो पीरियड होगा उसे बोलते हैं बेरीवमेंट। मोर्निंग इज यू आर अडेप्टिंग टू द लॉस। फाइनली आपने जो है, जब हम जैसे हम जो सेरेमनी करते हैं आफ्टर द डेथ, राइट, उसमें हम सोशली वी आर एक्सेप्टिंग के अब ये लॉस हो चुका है, डेथ हो चुकी है, तो उसे बोलते हैं मोर्निंग। एम्बाल्मिंग इज अ प्रोसेस जहां पे आप प्रिजर्वेटिव यूज करके डेड बॉडी को प्रिजर्व करते हैं, बट आइडियली एम्बाल्मिंग शुड बी डन लेस देन 6। आइडियल टाइम क्या है? लेस देन 6 आवर्स आफ्टर डेथ। डेथ के 6 घंटे के अंदर तक आप प्रिजर्व कर सकते हो बॉडी को, राइट। इसमें हम प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। कॉमनली द कॉमन प्रिजर्वेटिव दैट वी यूज, फॉर्मलिन, फॉर्मल्डिहाइड इज द प्रिजर्वेटिव जो आप एम्बाल्मिंग में यूज कर सकते हो। यूथनेशिया में मूवी याद रखनी है गुजारिश। गुजारिश में आपका ऋतिक रोशन ने अपनी खुद की डेथ की डेट बताई थी कि मैं इस दिन इस टाइम पे मरना चाहता हूं, बट इंडिया में ये लॉ नहीं है। यू कैन नॉट एंड योर लाइफ विद योर ओन रिक्वेस्ट। डू नॉट डिस्टर्ब का भी हमारे पास ऑर्डर, हमारे गाइडलाइन नहीं है। मोलाज, दीज आर द एक्टर्स जो हमें लर्निंग में, सिमुलेशन में हेल्प करते हैं, जिन जो कि जैसे आपको जब ट्रॉमा वाले पेशेंट में ट्रेनिंग लेनी होती है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में, तो आप एक एक्टर को बनाते हो पेशेंट, और उससे आप सीखते हो कैसे हम अपना जो है पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। रेस्पाइट केयर शॉर्ट टर्म केयर है, जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी केयर गिवर है, पेशेंट नहीं, पेशेंट जैसे मेरी दादी है एंड आई एम द केयर गिवर, तो मुझे छुट्टी पे जाना है, तो उसे बोलेंगे रेस्पाइट केयर। अब मुझे थोड़ी देर के लिए आपने छुट्टी दे दिया, राइट। हॉस्पाइस केयर लॉन्ग टर्म, जो कैंसर पेशेंट होते हैं, जो एंड ऑफ लाइफ केयर होती है, उसमें जैसे 6 मंथ बचे हैं पेशेंट के लिए, तो उसमें जो केयर देंगे उसे हॉस्पाइस केयर बोलेंगे, राइट। देन वी हैव हॉस्पाइस केयर के बाद पेलिएटिव केयर आ जाएगा। पेलिएटिव केयर में क्या होता है? इन केस ऑफ पेलिएटिव, जो क्यूरेटिव आपकी जो हॉस्पिटल में क्यूरेटिव केयर मिलती है उसे पेलिएटिव केयर बोलते हैं, राइट। देन आफ्टर दैट वी हैव फोमाइट्स। फोमाइट्स आर द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, दे आर कैरी इन्फेक्शन, जो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू इन्फेक्शियस एजेंट को स्प्रेड करते हैं। डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, और डाइनोफेजिया, पेनफुल स्वेलोइंग। डिस्फेसिया दैट इज आप यूज, जो आप जब हम बोलते हैं तो वी हैव, like if the person is having inability to understand or use the spoken word, dysphasia. Hypoxia, low level of oxygen in tissue. Hypoxemia, blood में low level का होना. Insomnia, difficulty to fall asleep. Anorexia is eating disorder, right? So anorexia is the eating disorder, you need to remember. Stomatitis, inflammation of the mucous membrane of mouth. Glotitis is inflammation of the tongue. Ethics में we have principle of justice, equal treatment should be given to every patient regardless of their status. Everything आपने हर एक patient को individually treat करना है. Doing good to the patient is principle of beneficence. Do not harm the patient, principle of non-maleficence. Principle of accountability, nurses are the accountable person for their action during their duty. Principle of fidelity, keeping one's promise, means we have to, the oath that we have taken during the nursing profession, we have to be, we have to keep our promise. जो भी हमने oath लिया था, जो भी हमने शपथ ली थी कि पेशेंट को हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे, हम अपना पूरा जो है फोकस लगाएंगे, तो वो आता है प्रिंसिपल ऑफ फिडिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी क्वेश्चन आए कंसेंट साइन करना है, हमेशा यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी आएगा, बिकॉज पेशेंट has the right to accept or reject the treatment. Principle of veracity, you have to be truthful to the patient, right? Tort are civil law. दो तरीके के टॉट होते हैं, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। इंटेंशनल टॉट में आ जाएगा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, पेशेंट को आपने जो है जानबूझ करके रखा हुआ है, पेशेंट को एडमिट किया हुआ है विदाउट उसकी विल के अगेंस्ट, दैट इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। पेशेंट को धमकाया है, असॉल्ट है। पेशेंट को छुआ है बिना उसकी परमिशन के, दैट इज बैटरी।
ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेंशनल टॉर्ट, डिफमेशन, उसको जो है डिफेम किया है, ओरली करेंगे तो स्लैंडर है, रिटर्न करेंगे तो वो आपका लाइबल हो जाएगा, राइट। अनइंटेंशनल टॉर्ट में नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, नेग्लिजेंस इज समथिंग दैट कैन बी वो कोई भी कर सकता है। यहाँ पे द एक्ट ऑफ कमीशन एंड ओमिशन आएगा। ओमिशन का मतलब है, ओमिशन इज ओमिशन का मतलब है दैट डू नॉट डूइंग एनीथिंग। एज अ नर्स यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग विच यू आर सपोज टू डू, जो आपको करना चाहिए आप कर ही नहीं रहे। कमीशन का मतलब है डूइंग द राइट थिंग इन अ रॉन्ग वे। आपने किया, आईएम इंजेक्शन लगाने की जगह आईवी लगा दिया, या फिर आईवी लगाना था उसको आईएम लगा दिया, दैट इज कमीशन। आपने, अगर कोई और नर्स होती प्रैक्टिस रजिस्टर्ड तो वो ये नहीं करती, दैट इज एक्ट ऑफ कमीशन। सो नेग्लिजेंस कैन बी डन बाय एनी वन, बट प्रोफेशनल नेग्लिजेंस वो होता है, उसे बोलते हैं माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस कैन ओनली एंड ओनली अंडर रजिस्टर्ड लाइसेंस प्रैक्टिशनर्स नर्स। जो आपकी जो रजिस्टर्ड नर्स है, अगर आपने पेशेंट को रॉन्ग मेडिकेशन दे दिया वो माल प्रैक्टिस है। अगर आप साइड रेल ऊपर करना भूल गए और पेशेंट गिर गया वो नेग्लिजेंस है। अगर आपने प्रोसीजर कर लिया डॉक्यूमेंट नहीं किया वो माल प्रैक्टिस है। रिमेंबर दिस, तो ये आपने याद रखना है, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट नर्सिंग फाउंडेशन। देखा, क्विकली हमने रिवाइज कर लिया कंप्लीट नर्सिंग फाउंडेशन, और विद दिस आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नॉर्सेट 9.0 एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बहुत ही धैर्य एंड काम के साथ अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से, हिंट क्वेश्चन में ही होगी। और जब भी पेपर अटेम्प्ट करो, बस पेपर अटेम्प्ट करने से पहले एक बार अपनी आंख को बंद करके अपने आप से बोलना, यू आर गोइंग टू मेक इट, you are, and it is going to happen, you are going to clear NORCET 9.0 with one single rank, ye bhi possible hai, right? Just trust yourself. So all the very best for your NORCET 9.0 entrance examination. Till then, stay happy, stay healthy, and wish you all the best, and see you all in another important and interesting session.